हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर। इससे पहले मैं एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उस चैप्टर को आप जरूर देखें। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग, वो चैप्टर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। 6-7 लेक्चर है, उसको देख लेना आप। तो ये क्लास 10 का दूसरा लेक्चर है, जिसका दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है करेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फीचर्स को एक्सप्लेन कर रखा है कि इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो इस पक्ष में मतलब आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं किताब में कि इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, तो इसके पक्ष में 4 आर्ग्यूमेंट है। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी, इसके पक्ष में 4 या 6 जितने भी आर्ग्यूमेंट वो दे रखे हैं। और क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, कमेंट करो इस पर, या इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इस पर कमेंट करो। ऐसे करके मतलब क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सीधा सीधा। और भी इसमें कई सारे टॉपिक दे रखे हैं। ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो नए इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या ट्रेंड्स आए, क्या क्या बदलाव आए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कि जैसे कि आपको पता है 1991 में इंडिया की इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिनको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनकी देन है। साथ के साथ में हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट। आपको पता है जो कौशल विकास योजना चल रही है मोदी जी की, तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ में हम बात करेंगे स्वदेशी की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। तो पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा, ये लेक्चर 1 है, इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखो, एक तो होती है डेवलप्ड मतलब विकसित, दूसरा होता है डेवलपिंग, जो विकसित होने की कगार पर, या मतलब विकसित होने की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड होने की डायरेक्शन बढ़ रहे हैं। और तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड, जो मतलब बहुत ही खराब कंडीशन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो इसके पक्ष में हम देखते हैं क्या क्या मतलब बुक में दे रखा है, वो सारी हम चीज़ें जानेंगे कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अभी ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में कि इंडिया की इकोनॉमी क्यों अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी, इस पर एक सेपरेट लेक्चर आएगा। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पर एक अलग लेक्चर आएगा। और स्वदेशी के बारे में जानेंगे, इस पर एक अलग लेक्चर। और स्किल डेवलपमेंट। तो जो हमारी प्लानिंग रहेगी इस चैप्टर को फिनिश करने की, टोटल 5 लेक्चर्स, थोड़े मतलब लेक्चर बड़े होंगे, पर हम सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात करें, चैप्टर कितने नंबर का, ये चैप्टर 4 मार्क्स का, और एक ही क्वेश्चन आएगा। तो 5 टॉपिक हैं, 101% हर टॉपिक में से मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की। तो 5 टॉपिक है, पाँचों टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझना है, और 4 नंबर आपके पक्के। नंबर के अलावा आपको नॉलेज लेनी है, समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो जहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था, इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, एक्सप्लेन एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब भारत की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और इस फेवर में आप ना आर्ग्यूमेंट दीजिए, अपने कमेंट दीजिए इस स्टेटमेंट के पक्ष में। एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उनमें से एक रिफॉर्म था ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के 4 फायदे बताओ। और देखो, सबसे खूबसूरती क्या है इस चैप्टर की, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और लगा के, एक नहीं तो दूसरा। तो 5 टॉपिक है, 3 तो ढंग से कर लो, 100% है, बाकी तो आपको 5 ही करने हैं। अगला 2019 में, इस साल में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। हमारी भारत की इकोनॉमी अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, इसके पक्ष में 4 आपको मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी 4 विशेषताएं बताती हैं कि कैसे भारत की इकोनॉमी अनडेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, उसके 4 विशेषताएं बताइए। और एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ स्वदेशी के 4 विशेषताएं बताइए। तो आपको देख लिया, स्वदेशी भी आ गया है, ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, तो इस बार 110% प्रोबेबिलिटी है स्किल डेवलपमेंट वाला टॉपिक आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसमें से एलपीजी में से भी आएगा एक क्वेश्चन। तो एनीवे, हमें सारा चैप्टर समझना है। तो पहला टॉपिक है हमारा, यही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 4 नंबर का सीधा सीधा। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक्स। इस चैप्टर को करने से पहले हमें थोड़ी कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए जो हमें काम आने वाली हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो हमने पिछला लेक्चर किया उसमें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखो, पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय।
अगर हमारी जो नेशनल इनकम है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, जो नेशनल इनकम है हमारी पूरे देश की जो आय है, अगर उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। सपोज हमारे पूरे देश की नेशनल इनकम है 1000 रुपये सपोज, और पूरे देश में लोग हैं 100, तो पर कैपिटा इनकम निकल के कितनी आ जाएगी 10 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब 10 रुपये प्रति व्यक्ति कमाइए अगर 100 लोग हैं और 1000 रुपये टोटल कमाइए। तो ऐसे ही हमारे जो देश की जो टोटल इनकम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इस पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम 1 नंबर का। तो आपको क्या बताना है, पर कैपिटा इनकम इज द टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद कितने साल तक जी रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सपोज मैं मान लो यहाँ पे 4 व्यक्ति ABCD, ठीक है, तो जनरली तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्री की तो एवरेज आती है, जैसे ए जी रहा है मान लो 69 ईयर्स, बी जी रहा है 72, सी जी रहा है मान लो 54, डी जी रहा है 70 ईयर्स। तो ऐसे करके ये क्या आ रही है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रही। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एक्चुअली रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब एवरेज कितने वर्ष वो जी पा रहे हैं। तो हम कंट्री की क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब आप सिंपल समझ लो कि पैदा होने के बाद कितने साल तक जनरली कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पा रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी ज़िंदगी की एक्सपेक्टेंसी डेट आ जाएगी एट बर्थ। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मेक मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स इजी। मतलब इसमें ऐसी गुड्स और सर्विसेज आती हैं जो हमारी इकोनॉमी को आसान कर देती हैं, जो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में मतलब 4 चांद लगा देती हैं। जैसे अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड हो गए, रेलवे हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ किस में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। अगर किसी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा है, बैंकिंग सिस्टम परफेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, या रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन वो इसी में आ जाएगा। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो आपको पता है उसकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, इकोनॉमिक्स वहाँ पे सही से परफॉर्म नहीं करेगी, कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, विकसित देश होते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त होता है, सारी चीज़ें एकदम हाई फाई होती हैं, सभी जगह पे अवेलेबल होती हैं। पर हमारे कंट्री में आपको पता है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं पर सही से बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास वीक है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो आप अगर कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की तरफ हमें ले जाना है तो वी शुड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगला है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या है, द साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन की जो हम स्टडी करते हैं साइंटिफिक रूप से, स्टैटिस्टिकल रूप से, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ठीक है। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, आपको पता है हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है, हर 10 साल में मतलब सेंसस जनगणना होती है, उसमें पता चलता है कि मतलब 0 से 5 साल तक के कितने लोग हैं, 5 से 10 साल के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं, या फिर कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, या फिर कितने मेल्स एम्प्लॉयड हैं, कितनी फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं। ऐसे करके हर चीज़ का हम डेटा रखते हैं, कौन सा रिलीजन के कितने लोग हैं क्या, और किस किस स्टेट में कितने कितने लोग हैं, हर चीज़ हमें निकल के आती है। तो जो पॉपुलेशन की स्टडी है, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। और आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो यंगर पॉपुलेशन है या यंगेस्ट लोग हैं, जो जवान लोग हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इंडिया में जो यंग लोगों की संख्या है, जवान लोगों की संख्या है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है हिडन एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये सब बेसिक्स हैं, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, आई एम सेइंग इट्स बेसिक्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हिडन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हमको सामने से देखने पर लग रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, मगर उसके काम करने ना करने से प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको पता है खेत में
एक खेत है, खेत में मान लो 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है मगर 2 और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो हमें देखने पे क्या लग रहा है कि यार ये 2 बंदे और 4 बंदे टोटल काम कर रहे हैं, मगर ये 2 बंदे ना हो तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा और 2 बंदे हों तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। जैसे गाँव में खेतों में आपने देखा होगा, मान लो गेहूँ की कटाई चल रही है, गेहूँ काट रहे हैं, ठीक है, गेहूँ की जो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो 2 बंदे भी काट सकते हैं पूरा। अगर 4 बंदे काट देंगे तो 4 बंदे मतलब 4 लगा दोगे 4 भी काटेंगे, मगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, गेहूँ का उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। बस ये कि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो गांव में क्या है, आपने देखा होगा स्पेशली रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हिडन एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ये UN रह गया तो यहाँ पे सही कर लेना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो रूरल एरियाज में या एग्रीकल्चर में पाया जाता है। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट ए पर्सन सीम्स वर्किंग बट हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज वेरी लो और अबाउट जीरो। मतलब हिडन एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि लोग वह काम कर रहे हैं मगर उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है प्रोडक्शन में, या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका है एग्रीकल्चर। अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, ठीक है। किस टॉपिक की? अपना इंडिया की इकोनॉमी क्यों अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये दूसरे लेक्चर में करना पड़ेगा, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, दूसरे लेक्चर में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आपको पता है 1947 में अंग्रेज़ों ने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इंडिया से यहाँ से सोने की चिड़िया कहते थे, मगर इसको लूट के ले गए, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं यहाँ, मतलब पूरी तरह से यहाँ को क्या, इंडिया को क्या कर दिया, खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो अंग्रेज जब गए थे तो हमारे पास रिसोर्सेज थे ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक था, इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, ठीक है। तो अंग्रेज तो आपको पता ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ से आए थे कि इंडिया का क्या करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना है। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पुअर थी, ठीक है। और जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया, ट्रेड को बर्बाद कर दिया। आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद किया था, आपने पता है, इंग्लैंड से वो सामान लाते थे, इंग्लैंड का सामान सस्ता पड़ता था, हमारे देश का सामान महंगा पड़ता था, तो फिर इंडिया के सामान की डिमांड कम हो गई, तो धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री बंद होने लग गई। ट्रेड में हमारे यहाँ से कोई सामान जाता था तो वो बाहर विदेश में टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते थे, तो हमारे सामान की भी डिमांड कम हो गई, वो भी ख़त्म कर दिया। एग्रीकल्चर कैसे बर्बाद किया? एग्रीकल्चर में मनमाना टैक्स लगाते थे, आर्बिट्रेरी टैक्स लगाते थे, तो आर्बिट्रेरी टैक्स लगाने की वजह से किसानों ने एग्रीकल्चर करना ही बंद कर दिया। क्यों? किसान जितना उत्पादन करते थे, मतलब अब उसमें ज़्यादातर पार्ट तो सिर्फ टैक्स में ही चला जाता था, किसानों के पास कुछ बचता नहीं था। तो ऐसे करके इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड वाले सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर आपको पता है 1990 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय। तो उस समय हमारे देश की सिचुएशन, मतलब 1990 में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इसका हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि हम मतलब मुश्किल से 2 वीक्स के लिए और इंपोर्ट कर सकते थे। आपको पता है हम बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं डे टू डे बेसिस पर, जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट ना करें तो तेल की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो हमारे पास हमारे जो रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व था, ठीक है, जो पैसे थे, तिजोरी थी, RBI के पास जो स्टोर रहता है, वो क्या हो गया, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। फॉरेक्स रिजर्व से हम क्या करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। मगर वो हमारा बहुत कम हो गया और मुश्किल से 2 वीक के लिए वो ट्रेड कर सकते थे। तो उस समय हमारे देश की सरकार ने कुछ रिफॉर्म अडॉप्ट किए। उन रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। और उन रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स मेजर थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे बाद में, ठीक है जी, इसका एक अलग लेक्चर आएगा। और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें दोनों फीचर मिल जाएंगे आपको, अनडेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर भी मिल जाएंगे और डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों फीचर मिल जाएंगे, डेवलप्ड के भी हैं, अनडेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर भी हैं, ठीक है। तो कंबाइंड फीचर हैं। अब हमारा इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी, ये तो हो गया हमारा बेसिक्स। अब बेसिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया और उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। इनमें से आपको 4 को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की इकोनॉमी अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, कमेंट कीजिए या इसके पक्ष में आप 4 आर्ग्यूमेंट दीजिए। तो हम यहाँ पे कई सारे आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे, 7-8 हैं, आपको 4 अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो लेक्चर नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991,
जिसमें आते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हालांकि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उससे पहले की सिचुएशन आज हम देखेंगे, ठीक है। और बाद में फिर हम एक एक करके देखेंगे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। अब तक के 3 लेक्चर्स में हमने समझा था कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स देखे थे। एक तो हमने देखा था इंडियन इकोनॉमी अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, क्यों अनडेवलप्ड इकोनॉमी है उसके हमने रीजन्स देखे थे। फिर दूसरा देखा था इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्यों डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके भी हमने फीचर्स देखे थे। तो आज शुरुआत करते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जब लाए गए थे तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान रखना फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे कौन थे ये, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। साथ के साथ में उस समय हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, तो इसलिए इनका पिक्स यहाँ पे लगा रखा है मैंने। तो इनको जानने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एजेंडा के बारे में। आज इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस जो अब लेक्चर आने वाले 2-3। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इन चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इनको जानने से पहले हम देख लेते हैं पहले बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी। पहला बेसिक है हमारा फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एफर्ट्स। पॉलिसीज़ का मतलब ऐसी गवर्नमेंट की नीति और ऐसे गवर्नमेंट के प्रयास जो किस लिए अपनाए जाते हैं, अडॉप्ट मतलब अपनाए जाते हैं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अपनाए जाते हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट लोन को भी कम करने के लिए अपनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन को चलो एक बार और दोबारा मैं बताऊंगा, पहले ये समझो ट्रेड डेफिसिट क्या है। ट्रेड डेफिसिट मतलब ट्रेड में मतलब कुछ डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब कुछ कमी है। देखो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली 2 चीज़ होती है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, 2 देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, उसमें 2 प्रकार का ट्रेड होता है। एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब क्या है? जब एक देश से दूसरे देश में कोई सामान भेजा जाए उसको तो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब दूसरे देश से एक देश में सामान मंगाया जाए तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? जब कंट्री, व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट इज हायर देन वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपोर्ट आएगा। तो व्हेन वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट इज हायर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। मतलब क्या है? जब कोई देश इंपोर्ट ज़्यादा करे, क्या ज़्यादा करे? इंपोर्ट ज़्यादा करे, बजाय किसकी तुलना में? एक्सपोर्ट की तुलना में, तो ये सिचुएशन कहलाती है ट्रेड डेफिसिट। जैसे मान लो इंडिया की बात करें, इंडिया और इंडिया और कोई दूसरा देश ले लो, चाइना। इंडिया और चाइना में अगर देखें तो हम चाइना से चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं बजाय चाइना को भेजने के। तो हम क्या कर रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बजाय एक्सपोर्ट करने। तो ये सिचुएशन कहलाती है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, जिसमें क्या होता है? कंट्री का जो इंपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द एक्सेस वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कर लेना एक्सपोर्ट, सॉरी फॉर दिस। और फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है? मैंने अब दोबारा बता रहा हूँ उसको। ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज या ऐसे प्रयास होते हैं जो इसलिए अडॉप्ट मतलब जो अपनाए जाते हैं, किस लिए अपनाए जाते हैं? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्रेड डेफिसिट एंड गवर्नमेंट लोन। तो गवर्नमेंट के लोन और ट्रेड डेफिसिट के बर्डन मतलब बोझ को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रयास अपनाती है समय समय पर। उन्हीं अलग अलग पॉलिसीज और प्रयासों को बोलते हैं फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मान लो एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, मान लो एक ही कंटेनर दूसरे देश में भेज रहे हैं, जबकि दूसरे देश से मंगा रहे हैं, देखो कितने सारे कंटेनर इनमें सामान भर के आ रहे हैं। मतलब इंपोर्ट जब ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट जब कम हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? एक देश का बाकी देश के, जो बाकी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, उन देशों के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो एक कंट्री के बाकी देशों के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनकी डिटेल, कंप्लीट डिटेल ही क्या कहलाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट रेफर्स टू कंप्लीट डिटेल ऑफ एंटायर ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक देश के बाकी देशों के साथ जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डिटेल ही क्या कहलाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की ये आरबीआई के द्वारा गिवन डेफिनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। अगला मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टी मतलब अनेक, नेशनल मतलब देश, कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन चालू करके रखें, या एक से ज़्यादा देशों में अपना
काम करती हो उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो डेफिनेशन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी इज ए कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, प्रोडक्शन करती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है, कई सारी कंपनी जैसे डेल, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS, हुंडई, L&T, सुजुकी, मारुति, फोर्ड, एक्साइड, ये सारी कंट्री कैसी हैं जो एक से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्जांपल है। ठीक है, सिर्फ आपको याद नहीं रखने, देखने बस, कुछ चीज़ें मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी बिल्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी खूबसूरत शानदार बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात इसके बारे में 2-4 चीज़ें हमें जाननी है, पेपर में ये आएगा तो नहीं, मगर सिर्फ जाननी है हमें। WTO क्या होता है? WTO सबसे पहले इसको बनाया कब गया था? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में इसको बनाया गया था। इसका मेन पर्पज़ था जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना। लिबरलाइज मतलब आसान बनाना। ट्रेड में जो परेशानी आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको कम करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। उसका एक और काम है कि ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशंस। ये काम क्या करता है? ट्रेड से संबंधित पॉलिसीज बनाता है, ट्रेड मतलब व्यापार से संबंधित नीति बनाता है और अलग अलग देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। कौन? WTO। साथ के साथ में अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट मतलब व्यापार से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाने के लिए भी WTO बड़ा रोल प्ले करता है। तो इट हेल्प्स टू सॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। तो ये हो गया WTO। अगला हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो पहले वर्ल्ड बैंक देख लो, ये है वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है वर्ल्ड बैंक। नाम तो सुना होगा, नहीं तो अब सुन लो। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इसका पहले नाम हुआ करता था IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो IBRD को हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से। इसका काम क्या है? ये क्या करती है? एडवाइस देती है, फाइनेंस देती है, रिसर्च में हेल्प करती है। कौन से देशों की? डेवलपिंग नेशंस की। और उनको इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड करती है। मतलब वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? जो डेवलपिंग कंट्री है उनको सभी प्रकार की हेल्प देना, इवन लोन देना। ठीक है, लोन भी देती रहती है। और जो प्रोजेक्ट है, कुछ मान लो नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको भी फाइनेंस करना भी काम किसका है? वर्ल्ड बैंक का काम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुई थी? 1944 में। किस एग्रीमेंट के तहत? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये होगी हमारी वर्ल्ड बैंक। अगला है फिस्कल डेफिसिट सॉरी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? देखो, गवर्नमेंट, आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है? अपना खर्चा कैसे चलाती है? टैक्स कलेक्ट करती है या रेवेन्यू कलेक्ट करती है। ठीक है, अब जितना पैसा आएगा उसी के हिसाब से क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। अगर मान लो कई बार सरकार क्या करती है, मान लो कमा तो रही है 1 रुपया, खर्च कर रही है 2 रुपये, तो इसका मतलब क्या है? कमा कम रहे, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन कहलाती है फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो खर्चा है टोटल, वो बढ़ जाए। एक्सीड का मतलब पार कर जाए, बढ़ जाए। किससे? रेवेन्यू से। मतलब जो कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, उससे ज़्यादा खर्चा हो, तो ये वाली सिचुएशन कहलाती है फिस्कल डेफिसिट, जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे जब कमाई 1 रुपये रही है तो 2 खर्च कैसे कर रही है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। मान लो खर्चा पूरे नहीं हो रहे तो ये दूसरे देशों से या वर्ल्ड बैंक, IMF से क्या ले लेते हैं? लोन ले लेते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। तो ये सिचुएशन कहलाती है फिस्कल डेफिसिट। अब हम देखते हैं कि 1991 में आपको पता है हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक 1990 से पहले सिचुएशन क्या थी, क्या क्या समस्याएं थी? देखो, एक तो जैसे ही हमारा देश 1947 आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1991 के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, कई सारे तो वॉर्स हुए थे। वॉर्स की बात करें तो एक तो बताइए 1947 में ही, 47-48 में ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर पर, वो आपको पता ही होगा। फिर 1962 इंडिया चाइना वॉर हुआ था, जिसमें चाइना ने हमारी बहुत सारी टेरिटरी ले ली थी। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। फिर 1975 में इमरजेंसी लगी थी भारत में, नेशनल इमरजेंसी। तो ऐसे करके ये वाला जो टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था। इसमें मतलब हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी। एक तो हमारा देश नया था, कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, पहली बार डेमोक्रेसी आई थी, ऊपर से उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ ही बहुत सारी समस्याएं थी हमारी। तो और देखते हैं 1991 से पहले क्या क्या समस्याएं बनी। नंबर 1, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज, इसको होल्ड करके रखता है RBI। तो मतलब देखो, विदेशों से अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, लेन देन करना है, तो वो हम कहाँ से करते हैं? अपना एक खजाना है RBI के पास, जिसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, सरकार का खजाना। तो यहीं से हम पेमेंट करते हैं। तो ये रिजर्व होता है, ये डॉलर में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, खजाना है।
और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 1991 से पहले स्टैग्नेंट हो गई थी। स्टैग्नेंट मतलब रुक सी गई थी एकदम, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, मतलब गवर्नमेंट खर्चा बहुत कर रही थी, कमा बहुत कम रही थी। ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे। इन्फ्लेशन की समस्या थी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की बहुत ज़्यादा समस्या थी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो ये महंगाई का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही ध्यान रखो। और कम जो भी मतलब प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था। जो फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी उसमें प्रोडक्शन की बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि उनको कौन कंट्रोल करके रखता था? सरकार कंट्रोल करके रखती थी। 1991 से पहले सरकार डिसाइड करती थी कि किस कंपनी के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, तो हर जगह पर मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। दूसरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज व सोशलिस्टिक। गवर्नमेंट 1991 से पहले बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक थी, मतलब सोशल वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। इसलिए क्या हुआ, बर्डन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, डेट बढ़ता चला गया, कर्जा बढ़ता चला गया, ठीक है। और हर जगह गवर्नमेंट ने अब सारी चीज़ों को अपने अंडर में ले रखा था। जितनी भी कंपनी हुआ करती थी, इवन वॉच बनाने की कंपनी भी किसकी थी? सरकार की थी। आपने सुना होगा HMT की घड़ी जो आती हैं, अब हालांकि बंद हो गई है। तो हर जगह सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था। प्राइवेट कंट्रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, प्राइवेट को तो एंट्री नहीं दे रखी थी, मतलब हालांकि थे हम। अब देखो, जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो हमने अपनाया था मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होती है, सोशलिस्ट, दोनों के फीचर्स होते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मगर हमारा ज़्यादातर झुकाव किसकी तरफ था? सोशलिस्ट की तरफ था। तो 1991 तक हमारा झुकाव था सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, ओके। तो प्राइवेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हुआ करता था 1991 से। प्राइवेट कंट्रोल वाज लिमिटेड, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां थी बहुत ज़्यादा कम थी, प्राइवेट कंपनियों को मौका मिलता ही नहीं था, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट अगर खोलना भी चाहे तो उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता था, कई जगह लाइसेंस लेने पड़ते थे, कई जगह से परमिट लेने पड़ते थे। तो मतलब बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था 1991 से पहले। देखो यहाँ पे लिखा हुआ देयर वाज लाइसेंस राज, ये सही कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइसेंस EEE आ गई। देयर वाज लाइसेंस राज एंड इंस्पेक्टर राज, मतलब अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जगह जगह से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और अगर बिजनेस स्टैब्लिश कर भी लिया तो बीच बीच में इंस्पेक्शन होता था। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, लोग वाग पैसे लेते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, तो जिसकी वजह से भी कंपनियां चल नहीं पा रही थी। प्राइवेट तो मतलब सिस्टम सेटअप ही नहीं हो पाया था। और देयर वर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी ट्रेड एंड बिजनेस। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखा था ट्रेड और बिजनेस करने पर। तो ऐसी सिचुएशन में होगा कि आप समझ लो, ऐसी सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई, और हमारी सिचुएशन ये हो गई कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत ज़्यादा लो हो गया था, और हम मुश्किल से 2 वीक के लिए और इंपोर्ट कर सकते थे, इतना पैसा बचा था। क्योंकि आपको पता है हमें विदेश से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, जैसे क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है, इसके साथ साथ भी बहुत सारी ज़रूरी सामान खरीदने पड़ते हैं। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो गया कि मुश्किल से हम 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक के लिए और ख़रीद सकते थे। उसके बाद हमारी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती, हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, कंट्री बैंकरप्ट हो जाता, बहुत समस्याएं क्रिएट हो सकती थी। तो और साथ के साथ में इससे पहले हमने क्या किया था, और मैं बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा। हमें पैसा हमारे पास था ही नहीं, तो हमने अपने गोल्ड को, ध्यान रखना है, जो मतलब गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड होता है, गोल्ड को भी हमने मतलब गिरवी रख दिया, दूसरे देशों में गोल्ड को भी गिरवी रख दिया। उससे जो पैसा आया वो भी खर्च कर दिया, तब भी पार नहीं पड़ी। फिर दोबारा गोल्ड रख दिया, उससे भी पार नहीं पड़ी। फिर फाइनली हमारे एक सरकार आई PV नरसिम्हा राव की, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे मतलब काम चलेगा नहीं। अब इन्होंने डिसाइड नहीं किया, एक्चुअली एक कंडीशन और थी। ये गए थे वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गए कि भाई हमें दोबारा से लोन चाहिए, हमारी इकोनॉमी चल नहीं पा रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, आपकी जो कंट्री है उसमें क्या है, थोड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने मतलब बोल तो रखा है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मगर आपने प्राइवेट को एंट्री नहीं दे रखी, एंट्री दे रखी है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं, ट्रेड करना आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इनको हटाना पड़ेगा, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल क्लोज कर रखा है, कोई दूसरा तो यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, इन्वेस्ट करेगा तो तभी तो मतलब आपका कंट्री ग्रोथ करेगा। तो इन्होंने IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगा दी इंडिया के सामने कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी में सुधार करने पड़ेंगे। तो जब 1991 में जो सुधार किए गए थे उस समय ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, पॉलिटिकल आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको। मनमोहन सिंह ये थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो मतलब दिमाग था इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीछे किसका था, मनमोहन सिंह जी का। और ये थे, इनका तो खैर नाम याद मत रखना, AN वर्मा, ठीक है। तो मेनली आपको 2 के बारे में ध्यान रखना है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ठीक है। तो फिर हमने जो रिफॉर्म लाए थे 1991 में रिफॉर्म लाए थे, वो 3 रिफॉर्म लेके आए हम। 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें 3 रिफॉर्म आए थे। पहला था लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन दूसरा, और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों रिफॉर्मों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आज तो हमने इंट्रोडक्शन लिया है। तो पहले तो हमने देखा कि 1991 से पहले हमारी सिचुएशन क्या थी, रिफॉर्म क्यों लाने पड़े, क्योंकि हमें मजबूर किया गया था, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक और IMF है उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, तभी जाके लोन मिलेगा, ताकि आपकी इकोनॉमी आगे फ्यूचर में सस्टेन कर सके, फिर दोबारा से आपकी हालत ऐसी ना हो। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं बुक में क्या दे रखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स मनी ऑन सोशल सर्विसेज एंड डिफेंस सेक्टर। मतलब 1947 के बाद हमने मॉडल कौन सा अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी का। मगर गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट कैसी थी, थोड़ी सोशलिस्टिक टाइप की थी। तो वो ज़्यादातर पैसे को किस में खर्च करती थी, सोशल सर्विसेज पे, मतलब सोशल वेलफेयर पर और डिफेंस सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा था नहीं, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल में रख रखा था, मतलब प्राइवेट की एंट्री बहुत कम थी, ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथ में थी। और देयर वाज लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। तो हमारी जो पॉलिसी होती थी उसमें मतलब फिजिकल डिसिप्लिन दिखता ही नहीं था। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती थी वो कहीं भी ऐसी नहीं होती थी कि जो ट्रेड डेफिसिट को कम करें और गवर्नमेंट के बर्डन को कम करें, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का था नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही थी, जितना मतलब कमाने रही थी उससे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। मैंने बताया था सिर्फ 2 वीक के लिए और बचा था, 2 वीक के लिए और हम इंपोर्ट कर सकते थे। और ट्रेड डेफिसिट से हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे, ठीक है। और 1991 के बिगिनिंग में तो हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व था, वो मात्र 2 वीक के लिए बचा हुआ था, कि 2 वीक तक और हम क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। तो इन सारी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए जुलाई 1991 में। इनको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो 1991 में क्या हुआ, इंडिया ने रिक्वेस्ट की, फाइनेंशियल हेल्प की वर्ल्ड बैंक और IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ही बोलते हैं IMF। तो इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें लोन चाहिए। मगर इन ऑर्गेनाइजेशन ने लोन तो दिया, मगर सर्टेन कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पर दिया। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या थी कि आपको इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा, इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा, इकोनॉमी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज करने पड़ेंगे। तो हमने जो रिफॉर्म अपनाए वही रिफॉर्म कहलाते हैं LPG रिफॉर्म्स या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने जो रिफॉर्म अपनाए वो इन 3 प्रोसेस के थ्रू अपनाए, और इन 3 प्रोसेस को हम आगे जाके अब डिटेल में एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो देखो इसमें तो मैंने जो लेक्चर में बता रहा हूँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से है नहीं, ज़्यादा चीज़ें। तो आपको क्या करना है, मैंने इनके नोट्स बना रखे हैं टू द पॉइंट, जितना सिलेबस में दे रखा है पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना रखे हैं। और उन नोट्स की प्रिंटेड मतलब कंप्यूटराइज नोट्स हैं, ऐसी नोट्स मिल जाएंगे। तो वो मैंने कहाँ है डाल रखे हैं, अपना एक चैनल बना रखा है टेलीग्राम पर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ये टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये जस्ट व्हाट्सएप की तरह है, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा लकी एजुकेशन, ये चैनल है, इसको आपको क्लिक करना है, सर्च करके इसको ज्वाइन करना है। तो चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका फ़ायदा है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जैसे PDF डाल रखी है, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ये हिस्ट्री गए, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर PDF फॉर्म में नोट्स हैं, इनको आप डाउनलोड करो और पढ़ सकते हो। और ये एक चैनल है, इसमें आपका नंबर भी पता नहीं चलेगा किसी को। चैनल ज्वाइन करके आप सिर्फ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो टेलीग्राम में यहाँ पर ये मेरा वो भी है ID है, तो इस पर मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्यों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, और इंडिया की इकोनॉमी की मतलब पहले सिचुएशन क्या थी। तो 1991 में आपको बताइए हमारी भारतीय इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म्स लाए गए, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है। तो इसमें 3 रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट थे, एक था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। और इन तीनों को कंबाइंड रूप से जाना जाता है LPG रिफॉर्म्स के नाम से। तो इंडिया ने 1991 में अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, और उसी इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उनको लागू करने के लिए हमने तीन मतलब
सुधार किए अपनी इकोनॉमी बहुत बड़े, तो जिनमें पहला सुधार था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है सिंपल सा मैं अगर बता दूं आपको, आसान करना। अगर मान लो पहले से कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, पहले से बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना, आसान बनाना। तो आपको पता ही है 1991 से पहले, देखो एक बार हम इंट्रो ही ले लेते हैं। 1991 से पहले हमारे देश की सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इंडस्ट्री लगानी है तो आपको कई सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता था। आपको जगह जगह पर लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको हर चीज़ का मतलब परमिट लेना पड़ता था। तो अब लाइसेंस लेना, परमिट लेना, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो पहले करप्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो पहले वाले टाइम को हम बोलते थे लाइसेंस राज के नाम से भी जानते थे 1991 से पहले, या इसको बोलते थे परमिट राज। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो पा रहा था, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था। इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर से पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा, और बाहर से पैसा नहीं आ रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ नहीं लग पा रही थी। और सीधी सीधी बात है, अगर बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी, बाहर से कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा तो एक कंपनी लगेगी तो उसमें फिर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, साथ के साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे। मगर ऐसा करना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने अंडर में ले रखा था। प्राइवेट का मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड, प्राइवेट को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर रखा था, प्राइवेट को कुछ चीज़ दे ही नहीं रखी थी, हर चीज़ पर गवर्नमेंट का हक हुआ करता था। तो इस वजह से क्या था, इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर पाई, और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई तो आपको पता ही है 1991 में हमको जाना पड़ा वर्ल्ड बैंक और IMF के पास। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी में पहले कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज करने पड़ेंगे, तब जाके आप मतलब आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर ज़्यादा वही सेम समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो मेजर 3 रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में किए गए थे। और मैंने बताया था कि इस समय हमारे PM थे 1991 में कौन, नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और इन दोनों को ही मतलब इनका बहुत बड़ा मेजर रोल था। ठीक है, तो नई इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई थी 1991 की, जो उसमें यही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 3 रिफॉर्म लाए गए थे। लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन इन दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिनको हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, लिबरलाइजेशन, तो आप समझ ही गए होंगे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस मतलब पाबंदियाँ लगा रखी थी, ट्रेड करना बड़ा डिफ़िकल्ट था, प्राइवेट का कंट्रोल बहुत लिमिटेड था, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, हटाया गया, ताकि इकोनॉमी क्या दे सके, इकोनॉमी को बल दिया जा सके, इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके, इकोनॉमी को मोमेंटम दिया जा सके। तो यही चीज़ कहलाई लिबरलाइजेशन। तो देखते हैं लिबरलाइजेशन के दौरान क्या क्या हुआ। अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। लिबरलाइजेशन के दौरान कई सेक्टर्स में हमने मतलब रिफॉर्म लेके आए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार लाना। फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार लाए, टैक्स में रिफॉर्म लाए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म लाए, ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म लाए। क्योंकि पहले क्या था, हम बाहर से मतलब जो एक्सटर्नल ट्रेड था उस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उनको भी हमने क्या किया, हटाया। तो अब देखते हैं, पहली चीज़ देखते हैं लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, रूल्स एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल है, ये एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब आसान बनाया जाता है, और जो रूल्स एंड लॉज हैं उनको भी क्या किया जाता है, आसान किया जाता है। एंड इट इज़ द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और लिबरलाइजेशन के दौरान क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ने जो पहले अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है पाबंदी जो लगा रखी थी, ट्रेड पर पाबंदी लगा रखी थी, और इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पे पाबंदी लगा रखी थी। तो कई सारे सेक्टर में क्या लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। तो उनको क्या करना, रिमूव करना। और गवर्नमेंट ने कई सारी जगह पे जो कंट्रोल कर रखा था उसको रिमूव करना। जैसे आपको पता होगा, पहले हर चीज़ के दाम गवर्नमेंट फिक्स करती थी, और गवर्नमेंट यही डिसाइड करती थी कि कौन सी कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी। भाई क्या ज़रूरत है, आप आज़ादी दो आप। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या कहा, इकोनॉमी को आसान करो, ओपन करो, खोलो, मार्केट को डिसाइड करने दो कि क्या प्राइस रहेगी, क्या प्राइस नहीं रहेगी।
डिमांड अगर ज़्यादा है तो चीज़ बढ़ेंगी, डिमांड के हिसाब से चलने दो। गवर्नमेंट को बोल दिया भाई हटाओ इन सब चीज़ों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन के दौरान जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हुआ करते थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया। और द मेजर्स विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन 1991 इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू एलिमिनेट अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस वर कॉल्ड लिबरलाइजेशन। देखो क्या कह रहे हैं, मेजर्स का मतलब होता है उपाय। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें जो मेजर्स लिए गए थे, उपाय लिए गए थे, किस लिए लिए गए थे, टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना किसी चीज़ को, टू रिमूव। तो एलिमिनेट अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस वर कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ये भी एक और डेफिनेशन है कि 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा जो उपाय लिए गए थे नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, ताकि जो अनावश्यक अननेसेसरी जो कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, हटाने के लिए जो कंट्रोल लिए गए थे, उसी को क्या कहा गया, लिबरलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने लिबरलाइजेशन किया था वो कहाँ कहाँ पर अडॉप्ट किया, अडॉप्ट मतलब अपनाया। फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन किया, फॉरेन सेक्टर में लिबरलाइजेशन किया, फॉरेन एक्सचेंज में लिबरलाइजेशन किया, टैक्स सिस्टम था उसको भी लिबरल बना दिया, आसान बना दिया, ठीक है। और हमारा पहले झुकाव था सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। देखो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने जो इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था वो अपनाई थी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ होती हैं, प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, तो दोनों चीज़ रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मगर 1991 तक हमारा झुकाव था किसकी तरफ, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादातर चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो हमने यही किया कि 1991 में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको हटा दिया और अब इकोनॉमी को टर्न कर दिया किसमें, कैपिटलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, प्राइवेट के हाथ में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और साथ के साथ में लिबरलाइजेशन के दौरान एक स्टेप और उठाई गई कि जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती थी। इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप करना, अननेसेसरी किसी के मामले में दखलंदाजी करना। तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था उसको हटा दिया, ठीक है, लिबरलाइजेशन के तहत। अब सीधी सीधी बात है, जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हट जाएगा तो जो बिजनेस हैं या जो ट्रेड करते हैं उनको क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मूव कर सकते हैं। मगर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ा हमारे स्वदेशी पर। लिबरलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, जब हमारी इकोनॉमी लिबरल हो गई तो बाहर से बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगा। बाहर से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में अपने प्लांट बनाने लगी। तो उनकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, जो स्वदेशी जो मूवमेंट था या स्वदेशीपन था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों, देखो अब पहले मान लो इंडिया का ही सामान खरीदते थे तो विदेशी कंपनी आई, विदेशी कंपनियों ने उसी सामान को सस्ते में और अच्छी क्वालिटी में देना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे हमारे देश के लोगों ने विदेशी सामान को खरीदना स्टार्ट कर दिया, इंडियन जो गुड्स थे, सामान थे, उनको खरीदना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से हमारा जो स्वदेशी वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। तो आज देख सकते हो आप हर घर में कम से कम 50 आइटम आपको विदेशी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है, स्वदेशी पर पड़ता है, ठीक है। तो और लिबरलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, ट्रेड को फ्रीडम प्रोवाइड की गई, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड को क्या प्रोवाइड की गई, फ्रीडम प्रोवाइड की गई, आज़ादी प्रोवाइड की गई। जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी एक्सटर्नल ट्रेड पर उसको हटा दिया गया, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब विदेशों में जो व्यापार करते हैं उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको भी हटा दिया जाता है लिबरलाइजेशन के दौरान। अब हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। नंबर 1, इसको बोल सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन या एडवांटेजेज ऑफ लिबरलाइजेशन। नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है, आपने सुना होगा एक अखबार में टर्म आता रहता है, न्यूज़पेपर में, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब विदेशों से पैसा कहाँ पे आएगा, भारत में। अब पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, विदेशी लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अपने कुछ प्लांट्स खोलेंगे, कंपनी खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। अब जब प्लांट्स खोलेंगे तो सीधी सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, बेरोजगारी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी और लोगों को मतलब रोज़गार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहला फ़ायदा क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा, जब विदेशी कंपनी आएंगी तो हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, हमारी जो देसी कंपनियां हैं, उनको फिर उन कंपटीशन करना पड़ेगा विदेशी कंपनियों से। जब कंपटीशन करेंगी तो इनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और सीधी सीधी बात है, जब बाहर से कंपनी आएंगी, कंपनी लगेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, तो देश की क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देश क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, ग्रोथ होगी। कंट्रोल ऑफ प्राइस, लिबरलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, पहले आपको पता है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब प्राइस कंट्रोल कौन कर रहा है, मार्केट के हिसाब से प्राइस डिसाइड हो रहे हैं। मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है तो पैसे बढ़ जाते हैं, डिमांड कम है तो पैसे घट जाते हैं। सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम चलता है। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ से भी हटा दिया।
कंपटीशन बढ़ता है। लिबरलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी आई तो आपस में उनका देसी कंपनियों का क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, जो आरबीआई उसको होल्ड करके रखती है, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है, बहुत सारी जब कंपनी आएंगी तो फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट की खजाने में पैसा बढ़ेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो पैसा जो सरकार देती है वो कहाँ से देती है, यहीं से देती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। और क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब विदेशों में जो टेक्नोलॉजी है, दूसरे देश में जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे देश में आने लग गई, तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होने लग गया। और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, बहुत तेज़ गति से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी, गरीबी घटने लगी, सीधी बात है, गरीबी घटेगी। और पहले जो हम इंपोर्ट पर मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट की जगह पर अब हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो चेंज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपना ली। तो पहले क्या करते थे, हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट को हटा के अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। अब सीधी बात है, जब हमारे देश में चीज़ें बनेंगी, बाहर से कंपनी आके हमारे देश में बनाएंगी, तो हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और रेस्ट्रिक्शन जो लगा रखी थी बिजनेस पर, जो बिजनेसेस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और गवर्नमेंट का जो डेट बर्डन था, डेट मतलब जो कर्ज का बोझ था, उस कर्ज के बोझ को भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। सीधी सीधी बात है, जब पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास तो कर्ज भी कम हो जाएगा, और जब पैसा ही नहीं आएगा तो कर्ज बढ़ेगा। ये हैं लिबरलाइजेशन के फ़ायदे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के नोट्स मैंने हमारे टेलीग्राम के एक चैनल पर डाल रखे हैं, तो टेलीग्राम डाउनलोड करके आप अपना चैनल है लकी एजुकेशन, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, मगर यहाँ पे टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लकी एजुकेशन ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का अगला पार्ट, प्राइवेटाइजेशन। आज हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लिबरलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और इससे पहले की जो वीडियोज आई हैं उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों इंडिया को 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी। 1991 में हमने जो आर्थिक सुधार किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सुधार, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम आज आगे बढ़ते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में। आपको पता ही है ऑलरेडी, जब 1991 में ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 3 मेजर रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 की, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिनको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के दौरान हमने क्या किया था, जो पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, पहले बहुत ज़्यादा टफ लॉ हुआ करते थे, पहले बहुत ज़्यादा जो ट्रेड एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट करने में जो प्रॉब्लम्स आती थी, उन सभी चीज़ों को लिबरल बना दिया गया और आसान कर दिया गया। और जो बिजनेस करना था उसको भी, जो बिजनेस करने में पहले प्रॉब्लम आती थी उसको आसान कर दिया, और जो पहले लाइसेंस राज चलता था, परमिट राज चलता था, उनको भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया या बहुत हद तक कम कर दिया। तो आज हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन। तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसका सेकंड पार्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पहले से कोई गवर्नमेंट कंपनी है, अब हुआ क्या था कि एक तो 1991 से पहले ज़्यादातर चीज़ें जो होती थी उनको गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, ज़्यादातर जितने भी सेक्टर हुआ करते थे सब पर गवर्नमेंट का कब्जा था। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी उनको बहुत ही कम स्पेस था, बहुत ही कम सेक्टर्स में उनको अनुमति थी कुछ चीज़ें बनाने की। साथ के साथ में जो गवर्नमेंट कंपनी थी वो सही से परफॉर्म कर नहीं पा रही थी, घाटे में चल रही थी, लॉस में चल रही थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि भाई आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाओ, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज करो ताकि आपकी इकोनॉमी थोड़ी स्पीड पकड़ सके। तो उसका ही एक पार्ट है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था अलग अलग सेक्टर्स पे, गवर्नमेंट पहले हर चीज़ बनाती थी, सब चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उसको कम कर दिया और बोला कि भाई अब आप प्राइवेट को एंट्री दो। तो इसके दौरान ये प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया गया, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको धीरे धीरे करके क्या कर दिया गया, कम। हालांकि मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से खत्म कर दिया, अभी भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल में, डिफेंस की कई सारी चीज़ें, डिफेंस का जो मामला है वो गवर्नमेंट पर्सनली डील करती है, रेलवे आपको पता है गवर्नमेंट ही है, तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट है। मगर आज की डेट में आप देखोगे हर जगह प्राइवेट ही प्राइवेट चीज़ देखेंगी। तो ये प्राइवेटाइजेशन का दौरान कब से शुरुआत होता है, 1991 से। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निजीकरण, और लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, और
ग्लोबलाइजेशन को हम बोलते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, शुरुआत करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देता है इकोनॉमी में, ठीक है। जब हमारी इकोनॉमी में, जब हमारी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाए तो ये क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा रहे हैं मतलब किसी दूसरे काम कम करेंगे। किसका कम करेंगे, गवर्नमेंट का रोल कम करेंगे। गवर्नमेंट का रोल कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सही से वो जो गवर्नमेंट की कंपनी है सही से काम नहीं कर पा रही है, लॉस में चल रही है, इसीलिए गवर्नमेंट का रोल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ में गवर्नमेंट क्या है, लिमिटेड चीज़ रहती है। अगर मान लो सारी चीज़ गवर्नमेंट की हो तो आपको एक ही चॉइस रहेगी। मान लो सपोज जैसे BSNL कंपनी है और कोई कंपनी नहीं है इंडिया में जो मोबाइल की सर्विसेज या कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो आपको BSNL पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसी भी सर्विसेज दें, घटिया दें अच्छी दें, वो सब एक ही पर डिपेंड रहना पड़ेगा। सपोज प्राइवेटाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, देखो अब आज की डेट में आप देख सकते हो जियो, टाटा, वोडाफोन, एयरटेल, पता नहीं आज की डेट में कितनी सारी कंपनी आ गई। अब क्या है आपके पास, अगर आप इनकी सेवा वोडाफोन से संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, एयरटेल ले लो। एयरटेल से संतुष्ट नहीं हो, जियो ले लो। तो प्राइवेट में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास फ्रीडम होती है, आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, जो सर्विस आपको अच्छी लगती है उसको यूज करो। मगर सरकारी में क्या होता है, जो सरकार प्रोवाइड कर रही है उसी को आप यूज करो। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पहले आपको पता होगा टीवी पे जो चैनल आते थे, DD न्यूज़ चलता था सरकारी, और उसके बाद कुछ आता ही नहीं था। अब देखो आज की डेट में कितने सारे चैनल से लिस्ट लगी पड़ी है, सोनी, GTV और आपके मैक्स, पता नहीं कितने सारे चैनल हैं, आप टीवी देखते होंगे। तो ये किस दौरान हुई ये सारी चीज़ें, ये प्राइवेटाइजेशन जब इंडिया में हो गया उसके बाद ये सारी चीज़ें इंडिया में आना स्टार्ट हुई। अब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो और क्या हुआ फ़ायदा इसका, बाहर से कंपनी आने लग गई, इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई, इंडिया में कई सारे प्लांट बनने लगे, एक के बाद एक फैक्ट्रियाँ बनने लगी। तो इंडिया में जब फैक्ट्री बनेंगी तो क्या होगा, रोजगार क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बहुत सारे लोग रोजगार मिल जाएगा कई सारे लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो जाएगी। जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो गरीबी कम हो जाएगी। तो मतलब इकोनॉमी का पहिया चल पड़ता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस था, बहुत बढ़िया आर्थिक रिफॉर्म था ये अपनी इंडिया की इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इज प्रोवाइडेड मोर अपॉर्चुनिटीज इन कंपेरिजन टू पब्लिक सेक्टर एंड दिस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डिक्रीज। मतलब प्राइवेटाइजेशन के दौरान क्या किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई, किसके कंपेरिजन में, पब्लिक सेक्टर। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं समझ लेना सरकारी, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर का रूल क्या कर दिया, अब कम कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, मतलब कम कर दिया। तो 1991 के थ्रू, 1991 में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो पहले इसमें क्या लिख रहा है कि 1991 से पहले जो सेक्टर पहले आप प्राइवेट सेक्टर के लिए बैन कर रखे थे उनको भी क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान जो लाइसेंस देने का जो प्रोसेस था उसको भी आसान बनाया जाता है प्राइवेट कंपनियों के लिए। पहले आपको पता है लाइसेंस राज चलता था, और मतलब लाइसेंस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको कई जगह से लाइसेंस लेना पड़ता था, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता था, लाइसेंस आसानी से मिलता भी नहीं था, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे, फाइल वर्क होता था। तो ये सारा प्रोसेस भी क्या कर दिया, आसान कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी आएँ, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ गई। कॉम्पिटिटिव पावर का मतलब प्रतिस्पर्धा करने की पावर, ठीक है। पहले आपको पता है एक ही कंपनी थी सरकारी, तो मतलब एक कंपनी किससे कंपटीशन करेगी। आज की डेट में देखो एक ही सर्विस प्रोवाइड कराने की कई सारी कंपनियां, लाइन लगा के कंपनियां हैं। अगर आप इसकी सर्विस से खुश नहीं हो तो ये सर्विस चूज कर लो, इससे भी खुश नहीं हो ये ले लो, ठीक है। आप जैसे मान लो BSNL नहीं चलाना, कोई बात नहीं, सरकारी है, वोडाफोन लो, वोडाफोन नहीं चलाना, एयरटेल लो, एयरटेल नहीं चलाना, जियो लो। तो अब ये सारी कंपनियां क्या है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस पावर बढ़ जाती है और फिर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में एक प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह से देखें तो पैसा निकाल लेना है, ऐसे समझ लो कम से कम, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी एक पॉलिसी बनाई, ये भी एक प्रोग्राम चला सरकार का। तो ये प्राइवेटाइजेशन करने का प्रोग्राम है, डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोग्राम है जिसमें क्या किया गया था, जो हमारी PSU कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। PSU कंपनी का जैसे मैं बताऊँ आपको, PSU की एक तो फुल फॉर्म याद रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनको बोलते हैं PSU, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है, जैसे इंडियन ऑयल, NTPC, ठीक है, और गेल, OPGC, बिजाग, NHPC, ये कंपनियों के आपने नाम सुनेंगे, ONGC, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम,
ठीक है। ये सारी की सारी हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सपोज अगर ये कंपनी घाटे में चल रही है, इसमें से जैसे आज की डेट में अभी करंट में एक न्यूज़ चल रही है, आपने सुना होगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या चल रही है, घाटे में चल रही है। एयर इंडिया नहीं चल पा रही है ढंग से। अब मतलब इसको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको प्लान कर रही है प्राइवेटाइज करने की। तो गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करेगी। तो प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है कि इसमें जो एयर इंडिया में जो शेयर हैं, उनके शेयर मतलब जैसे जो हिस्सेदारी है 100% शेयर हैं, उसमें से सपोज 50% किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए। तो अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी हो जाएगी किसमें, एयर इंडिया में। अब प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया को क्या करेगी, ऑपरेट करेगी अपने हिसाब से। तो ये जो लॉस में चल रही थी, लॉस से बचाने के लिए, अब देखो या तो ऐसा है कि इसको लॉस में चलने दो, तो अगर लगातार लॉस में चलती रहेगी तो क्या हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया ये है कि इसको प्राइवेटाइज कर दो, मतलब प्राइवेट कंपनी को दे दो, ताकि प्राइवेट कंपनी इसको अपने हिसाब से चलाएगी, अपने हिसाब से मैनेज करेगी। तो प्राइवेट में आपको पता है जनरली एफिशिएंसी अच्छी होती है। जनरली सरकारी कंपनियां ज़्यादातर मोस्टली सरकारी काम आपको पता है ऐसे ही होता है। प्राइवेट काम मतलब प्राइवेट में जो अच्छा काम करेगा उसको ग्रोथ मिलती है। तो प्राइवेट करने से फ़ायदा क्या होगा, चीज़ें पर सही से मूव करेंगी। तो इसको भी क्या करने की बात चल रही है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। तो इससे क्या होगा, एयर इंडिया जो लॉस में चल रही है वो हो सकता है लॉस से ऊपर निकल जाए, प्रॉफिट देने वाली कंपनी बन जाए। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी यही प्रोग्राम है, ठीक है। तो फॉर प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1991-92, ठीक है। वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया गया। इसमें करते क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी। इक्विटी मतलब उसका शेयर या उसकी हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को बेचना इन PSUज, किस में बेचना, PSUज में। PSU क्या होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो PSU कंपनी है उसमें उनकी हिस्सेदारी को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। किसको बेच दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन सेल सम पार्ट ऑफ इट्स शेयर और कंप्लीट शेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में गवर्नमेंट या तो कुछ परसेंट बेच सकती है, जैसे मान लो 100 में से 49% बेच दिए, या हो सकता है 100 का 100% प्राइवेटाइज कर दे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो कंपनियां होती हैं उनको प्राइवेट को दे देते हैं। तो ये मैंने बताया था, ये सारी कंपनियां PSU कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइज करने के फ़ायदे क्या हुए हमारे देश को, प्राइवेटाइज करने के हमारी इकोनॉमी को फ़ायदे क्या हुए। नंबर 1, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो गया। पहले हर चीज़ गवर्नमेंट बनाती थी, हर चीज़ में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट करती थी, हर चीज़ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती थी, ठीक है। कितना प्रोडक्शन करना है, क्या रेट रखने हैं, किस प्रोडक्ट के कितने रेट रखने हैं, कौन सी कंपनी कितना बनाएगी। तो ये फालतू के जो झंझट है गवर्नमेंट का क्या हो गया, कम हो गया। गवर्नमेंट का भी बर्डन खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट को कुछ ही सेक्टर पर फोकस करना है। ज़्यादातर चीज़ें क्या कर दी गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइज कर दी। अब प्राइवेट की टेंशन है और मार्केट अब डिसाइड करेगा कि कितना जो प्रोडक्ट हैं उनके कितने प्राइस होने चाहिए, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। इससे जो बाकी PSU हैं उनकी कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ गई। कॉम्पिटिटिव पावर, उनको पता चल गया कि भाई अगर हमने भी अगर सही से परफॉर्म नहीं किया, जैसे यहाँ पे कई सारी PSU कंपनी है, इनको पता चलेगा भाई अगर हमने भी सही से परफॉर्म नहीं किया, अगर लॉस में चले तो हम भी क्या हो जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी भी कॉम्पिटिटिव पावर क्या हो गई, बढ़ गई। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब देखो जितनी ज़्यादा प्राइवेट कंपनी आएंगी देश में तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। हमारा जो सेकंड सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनकी जनरली एफिशिएंसी अच्छी होती है। कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज मिलेंगी, कस्टमर को कम पैसे पे अच्छी बेटर चीज़ मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी, क्योंकि कस्टमर के पास क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। चीज़ों का साइंटिफिक मैनेजमेंट हो पाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब जो सरकार होती है उसका हस्तक्षेप कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। जबकि पहले क्या होता था, कंपनियां सरकारी होती थी तो सरकार बार बार बीच बीच में हस्तक्षेप करती रहती थी, इंटरफेरेंस करती रहती थी। तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एनकरेजमेंट टू न्यू इन्वेंशंस, नए नए जो आविष्कार हैं, नए नए आइडिया हैं, उसको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा। सरकारी में ऐसा जनरली कम मिलता था देखने को। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने अखबार में सुना होगा, जनरली आता रहता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मतलब सपोज अमेरिका से कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और यहाँ पे क्या लगाएगी, कोई प्लांट लगाएगी, कोई इंडस्ट्री लगाएगी, कोई कंपनी खोलेगी, तो ये क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में लगती है तो आज लग के आ रही है, आज की डेट में तो लाखों करोड़ों कंपनियां अलग अलग देशों की इंडिया में काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी है। तो इससे होता क्या है, अगर मान लो विदेशों से हमारे यहाँ पे कंपनी आएंगी, सपोज अब देखो मैं एक चेन बताता हूँ आपको, विदेशों से एक कंपनी आती है इंडिया में, ठीक है। एक खाली सा पेज ले लेते हैं,
यहीं देख लें, कोई कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में अपना एक प्लांट खोलेगी, ठीक है, प्लांट खोल दिया तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हेल्थ एंड एजुकेशन के स्टैंडर्ड अच्छे हो जाएंगे, नेशनल ग्रोथ, नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो नेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, और देश क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो मतलब एक कंपनी खुलने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सोचो लाखों करोड़ों कंपनियों को लग जाएंगी भारत में तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो जाएगी, पावर्टी की समस्या कम हो जाएगी, मैंने यूँ नहीं करा खत्म हो जाएगी मगर कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं प्राइवेटाइजेशन के, ठीक है। अब इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो सारी चीज़ें अपने सिलेबस में है नहीं, बस इतना समझ लो ये फ़ायदे हैं। और प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन में क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको कम करके प्राइवेट के हाथ में दे देते हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि चीज़ें बेटर तरीके से मैनेज हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनी यहाँ पे आएँ या अपनी देसी कंपनी है, इंडियंस भी लगा रहे हैं कंपनियाँ। देखो आज पतंजलि देखो प्राइवेट कंपनी है, कितने सारे प्रोडक्ट बना रही है, कितने सारे प्लांट इनके ओपन हो गए हैं, कितनी सारी फैक्ट्री इनकी ओपन हो गई हैं, कितने सारे लाखों करोड़ों मतलब लोगों को रोज़गार मिलेगा फ्यूचर में, और अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है, हमारे देश को फ़ायदा है, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा है, सब चीज़ को फ़ायदा है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इसमें मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ आपको लिबरलाइजेशन क्या होता है, फिर मैंने बताया था प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और आज हम तीसरे रिफॉर्म के बारे में जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो आपको बताया था मैंने, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें हमने 1991 में कुछ मेजर रिफॉर्म्स लाए थे, जिनमें से ग्लोबलाइजेशन एक था। तो आज जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं भूमंडलीकरण, ठीक है, ध्यान रखना। हमने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन जिसको हम निजीकरण बोलते हैं, पढ़ा था लिबरलाइजेशन जिसको उदारीकरण बोलते हैं, और आज हम देखने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में जिसको हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। और ये रिफॉर्म कब लाए गए थे, 1991 में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने देश को, मान लो ये अपना प्यारा भारत यहाँ पे, अपने देश को वर्ल्ड के अलग अलग देशों से कनेक्ट करना, अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की अलग अलग देशों की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, यही चीज़ कहलाती है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगर हम अपने देश को अलग अलग देशों से कनेक्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अलग अलग देशों के साथ हमारे देश के रिलेशंस बन जाएंगे, उन देशों में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं, हमारे यहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो विदेशों में जा सकती है। तो आज आप देख सकते हो कि हमारे देश में विदेशों की पता नहीं कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती हैं, ऐसी कंपनी जो अपने देश के अलावा बाकी देशों में भी प्रोडक्शन करती हैं, उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम कर पा रही है, इसका मेन रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। हमारी इकोनॉमी भी हमने अपने आप को क्या कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया। और इसको ग्लोबलाइज कब किया था, हमने 1991 में जो पॉलिसी बनाई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके तहत अपने इकोनॉमी को हमने क्या किया था, ग्लोबलाइज किया था, ठीक है। तो 1991 के 3 मेजर रिफॉर्म्स से मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया था, जो पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन जो लगा रखी थी हमने, उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, परमिट राज को हटा दिया, लाइसेंस राज को हटा दिया। और प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन के दौरान हमने वो किया कि जो पहले चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी उनको किसके कंट्रोल में देने लगे, प्राइवेट के कंट्रोल में देने लगे, ताकि इनकी एफिशिएंसी अच्छी हो सके, ताकि इनका प्रोडक्शन अच्छा हो सके, ताकि नेशनल ग्रोथ हो सके। और साथ ही साथ अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको भी हमने क्या किया, ओपन किया। और तीसरा है आज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को आज हम देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ये भी एक रिफॉर्म है जो 1991 में किया गया था, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की पहले तो मैं डेफिनेशन में बता देता हूँ, डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर वेरियस पर्पजेज। अलग अलग उद्देश्यों के पर्पज से, अलग अलग उद्देश्यों के लिए हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, घरेलू इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारी इकोनॉमी की ओपननेस बढ़ जाती है, और साथ के साथ में इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ जाती है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब क्या है, आज की जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है इसमें हर देश दूसरे देश पर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड है। जैसे भारत
डीजल पेट्रोल के लिए आपको पता है क्रूड ऑयल के लिए अलग अलग देशों पर डिपेंड है, अरब कंट्रीज पर डिपेंड है। तो हम अलग अलग देशों से अपना क्रूड ऑयल मंगाते हैं, अलग अलग देशों से न्यूक्लियर मटेरियल परचेज करते हैं, अलग अलग देशों से अपनी डिफेंस का सामान मंगाते हैं। जैसे हमें मान लो डिफेंस का सामान मंगाना है तो हम यूएसए से भी खरीद रहे हैं, हम डिफेंस का सामान रशिया से भी खरीद रहे हैं, हम डिफेंस का सामान इजराइल से भी खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी देश की ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, एक तो इकोनॉमिक ओपननेस हुई है, इकोनॉमिक ओपननेस हुई है, दूसरा इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ी है। हम इकोनॉमी मतलब अपनी चीज़ों के लिए, सामान के लिए एक दूसरे पर क्या हुए हैं, डिपेंडेंट हुए हैं। इकोनॉमिक ओपननेस का मतलब क्या है कि आज हमारे देश में किसी भी देश की कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है और अपना प्लांट खोल सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर कोई कंपनी हमारे देश में आएगी तो सीधी सीधी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो फिर पॉवर्टी कम होगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आपको पता है हेल्थ और एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। तो ये इतने सारे फायदे होते हैं। तो आज देख सकते हो आज हमारे देश में कई देशों की कंपनियां आ चुकी हैं और कई देशों की लाखों करोड़ों कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं। क्यों काम कर रही हैं, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया है, ग्लोबलाइज कर दिया है, ओपन कर दिया है। पहले जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको ख़त्म कर दिया है। तो आप देख सकते हो मार्केट में छोड़ो, अपने घर में ही देख लो आप, घर में कई सारी चीज़ें जिन पर लिखा रहेगा मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन मेड इन इंग्लैंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उस पर लिखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है कि वो चीज़ें विदेशों की चीज़ें हमारे देशों में कैसे आज आ पा रही हैं, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया है, ग्लोबलाइज कर दिया, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, in the process of globalization the free flow of goods, services, capital, technology, knowledge takes place between different countries of world। अगर हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे देश की चीज़ें, गुड्स, सामान हमारे देश से दूसरे देश में जा सकता है, दूसरे देश से हमारे देश में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विसेज, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं सर्विसेज को दूसरे देशों में भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। जो दूसरे देश अपने देशों में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उन सर्विसेज को हम अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख लो अमेजोन कंपनी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वो आपको ऑनलाइन डिलीवरी करती है गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, और कैपिटल का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे देशों में, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो ये सब कब कर सकते हैं, जब हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर देंगे, ग्लोबलाइज कर देंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट पुट मैनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी देश की जो सरकार थी उसने क्या किया था, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी। क्यों लगाई थी, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी आती है इंडिया में और वो चीज़ इंडिया में एक कंपनी ऑलरेडी इंडिया में है ए और विदेश से कंपनी आ गई बी, अगर वो कंपनी इंडिया में आके ए कंपनी से सस्ता कोई सामान देती है तो बताओ इंडिया के लोग कहाँ का सामान खरीदेंगे, बी का खरीदेंगे। तो इंडिया की कंपनी क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, इसका कोई सामान नहीं खरीदेगा और हो सकता है अंत में इनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़े। अगर इनको इनके साथ कॉम्पिटिशन करना है तो अपने प्रोडक्ट का जो कीमत है वो क्या करनी पड़ेगी, सस्ती करनी पड़ेगी। तो कई बार हमें ये डर रहता था कि अगर विदेशी कंपनी यहाँ पे आएंगी तो हमारी कंपनी कॉम्पिटिशन हार जाएंगी और हो सकता है धीरे धीरे इंडियन कंपनी बंद होने लगें। इसलिए हमने इंडिपेंडेंस के बाद 1991 तक जनरली बाहर की कंपनियों से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, फॉरेन जो मतलब इन्वेस्टमेंट होता था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको क्या कर रखा था, बैन कर रखा था। मगर 1991 में इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अब आपको जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनको फॉरेन प्लेयर्स के साथ, विदेशी प्लेयर्स के साथ, वर्ल्ड के अदर कंपनीज के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा और अपनी क्वालिटी और वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 1991 में गवर्नमेंट ने जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पर, उसको हटा दिया। ठीक है, तभी तो देखो जब तक हम कंपटीशन नहीं करेंगे किसी से तो इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। तो इंडियन जो मतलब गवर्नमेंट थी उन्होंने 1991 में ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारे देश में बहुत सारा एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशों से कोई कंपनी आएंगी और हमारे देश में डायरेक्टली क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। और अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा मतलब हमारे देश में प्लांट्स लगेंगे, कंपनी लगेंगी, और जितने ज़्यादा हमारे देश में प्लांट्स और कंपनी लगेंगी उतना ही हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा।
ठीक है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें सबसे ज़्यादा रोल कौन बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रही है मल्टीनेशनल कंपनीज। और मल्टीनेशनल कंपनी वो होती हैं जो अपने देश के अलावा बाकी देशों में भी काम करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, डेल, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, एसेंचर, TCS, L&T, हुंडई, दीज आर दी मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, जो अपने देश के अलावा बाकी देशों में भी काम कर रही हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। अब मान लो पहले हमारे देश में एक ही कंपनी थी, अब एक ही प्रोडक्ट की 10-12 कंपनी हो गई, सोचो। तो 10-12 कंपनी आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगी, प्राइसेस को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो एक तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, दूसरा गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। ध्यान रखना ग्लोबलाइजेशन के दौरान दो बड़े इंपॉर्टेंट चेंज हुए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और ग्लोबलाइजेशन को आसान बनाने में, सक्सेस बनाने में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, और इसको सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया है वो किया है टेक्नोलॉजी ने। तो टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय सेलिंग इट्स सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट। आज की डेट में आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन को जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया वो किसने बनाया है, ICT ने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे देश की जो सर्विसेज हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज होती हैं, सॉफ्टवेयर जो कंपनी है या मतलब कंप्यूटर साइंस से जो मतलब लोग हैं, वो वर्ल्ड के हर देश में मिल जाएंगे। स्पेशली अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों में इंडियन IT इंजीनियर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, उनके हेड भी आज की डेट में आप देख सकते हो कौन है, इंडियंस हैं। जैसे हम बात करें गूगल की, गूगल का हेड है सुंदर पिचाई। गूगल अमेरिकन कंपनी, सुंदर पिचाई कहाँ का, इंडिया का। तो ये सुंदर पिचाई क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अपनी। साथ ही साथ में ऐसी माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं सत्या नडेला। तो सत्या नडेला कहाँ के, ये भी इंडियन है। मतलब इंडियंस ने अपना मतलब जो आज की डेट में जो हम सर्विसेज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT भी ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा क्या बना रहा है, सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रहा है और ग्लोबलाइजेशन को सबसे बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है और गुड्स की क्वालिटी भी क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के फायदे, क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट दी एडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और राइट दी बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो देखो ग्लोबलाइजेशन अगर होगा तो उससे पहला फायदा क्या होगा, एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा सर्विसेज में, और साथ के साथ में एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। मतलब अलग अलग देशों के बीच में एक तो एक्सचेंज होगा सर्विसेज में, साथ के साथ में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा। मान लो इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो इंडिया किसी दूसरे देश को दे सकता है। मान लो दूसरे देश के पास, सपोज जापान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो हमारे इंडिया को दे सकता है। मगर ये कब होगा, जब हमारी इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी या दूसरे देशों की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तो इकोनॉमिक ओपननेस आएगी और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ेगी अलग अलग देशों के बीच में। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ गति से होगा, रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ गति से क्या करेगी, ग्रो करेगी। और ग्लोबलाइजेशन अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सर्विसेज को अलग अलग देशों के बीच में बढ़ाने में। आज की डेट में देखो अमेजोन क्या देता है, सर्विस देता है। अमेजोन कहाँ की कंपनी है, USA की कंपनी है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कंपनी कई सारे देशों में एक्सपेंड करती जा रही है, फैलती जा रही है और अपनी सर्विसेज दे रही है। तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा क्या हो रहा है, सर्विसेज फैलती जा रही हैं एक दूसरे देशों में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और फायदा क्या हो रहा है, फ्री फ्लो ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। जो प्रोडक्शन के नए नए तरीके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, ये एक देश से दूसरे देश में जा रही है। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो कीमत आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, वो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम होती जा रही है। क्वालिटी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगती जा रही हैं। पहले फैक्ट्रियाँ कम थी, अब देखो आज हमारे देश में कई सारे देशों की कंपनी काम कर रही हैं, और जितनी ज़्यादा कंपनी काम करेंगी तो फ़ायदा किसको होगा, इंडिया को होगा। सपोज हमारे इंडिया में मैंने बताया था एक अगर कंपनी लगती है, वैसे तो कई सारी लाखों से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, एक कंपनी अगर लगेगी तो कई सारे लोगों को रोज़गार देगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी, मैंने अभी बताया था। फिर पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी और देश की GDP भी इम्प्रूव होगी।
ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कई सारी क्या हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो ये देखा हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे के बारे में। तो अब हमारे ये तीनों टॉपिक खत्म हो गए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हमारे चैप्टर के 2 टॉपिक और बचे हैं। पहला बचा है स्वदेशी और दूसरा बचा है स्किल डेवलपमेंट। तो 2 लेक्चर में, अभी आने वाले 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है 15 इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कई सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 8th लेक्चर है और आज हमारा पूरा फोकस रहेगा स्वदेशी। यहाँ पर देख सकते हो, ये दिखा रखे हैं बाबा रामदेव जी, और जिन्होंने चला रखे हैं अपनी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, पतंजलि प्रोडक्ट्स मार्केट में आपने देखे होंगे। और आई होप आपके घर में भी कुछ ना कुछ इनमें से प्रोडक्ट होना चाहिए और या होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो स्वदेशी आप इनसे देख सकते हो। ये स्वदेशी का मतलब क्या है कि अपने खुद के देश का। ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे मेड इन इंडिया हैं। मतलब कहाँ पर बने हुए हैं, इंडिया में बने हुए हैं। और आजकल हमारे देश में जब से हमने LPG रिफॉर्म्स अपनाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब से हर घर में जनरली आप देख सकते हो पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट बाहर के हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के हैं। आप देखना उन पर पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, जैसे मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन वियतनाम, मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन UK, ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो मतलब आजकल हमारे घर में भी बहुत सारी विदेशी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट को रिवाइव करने की, स्वदेशी कंपनियों को रिवाइव करने की। क्योंकि अगर हर चीज़ अगर प्राइवेट मतलब विदेशी चीज़ आ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम किसको होगी, हमें ही होगी। क्योंकि हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पर। तो इसलिए स्वदेशी को भी रिवाइव करना, स्वदेशी को भी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जानेंगे स्वदेशी क्या है, स्वदेशी के क्या फ़ायदे हैं, स्वदेशी क्या, जो जितना भी टॉपिक दे रखा है सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज। तो स्वदेशी का मतलब होता है ऑफ वंस ओन कंट्री, मतलब अपने देश का, खुद के देश का, अपने देश की जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं स्वदेशी। मार्केट में आप जब चीज़ खरीद के लाओगे, जैसे बाबा रामदेव की कोई चीज़ खरीद रहे हो या इंडियन कंपनी का कोई चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसके पीछे लिखा रहता है मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया जब लिखा रहता है तो उससे अपनी एक अलग ही फीलिंग आती है कि यार हम मतलब अपने खुद के देश का सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा किसको होता है, हमको होता है और हमारे कंट्री को होता है। तो स्वदेशी का मतलब है ऑफ वंस ओन कंट्री, खुद के देश का। और आज की डेट में जो स्वदेशी टर्म है इसका यूज किया जाता है कि जो सर्विसेज और गुड्स हमारी कंपनीज के द्वारा, हमारी भारतीय कंपनियों के द्वारा जो सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं स्वदेशी। ठीक है, जैसे पतंजलि प्रोडक्ट्स हैं, ये पतंजलि इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये कैसी कहलाएगी, स्वदेशी कहलाएगी। कुछ कंपनी सर्विसेज दे रही है, जैसे आपने सुना होगा रिलायंस जियो, कैसी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। हमें क्या दे रही है, कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही है, तो ये भी कैसी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं, लाखों करोड़ कंपनी है जो मतलब स्वदेशी हैं और अपनी सेवाएं और सर्विसेज दे रही हैं। स्वदेशी का मतलब ये भी होता है कि आप उन चीज़ों को यूज करो, उन सर्विसेज को यूज करो जो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई जा रही हैं। और स्वदेशी का मतलब ये भी है कि आप विदेशी चीज़ों का, फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, उनके द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार कर देना, उनको यूज ना करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉयकॉट कर दो। तो स्वदेशी जो वर्ड है या स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है ये इस चीज़ पर भी फोकस करता है, इस चीज़ पर भी ध्यान देता है, इस चीज़ पर भी जोर देता है कि आप गुड्स और सर्विसेज को उनको यूज करो जो भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं। साथ के साथ में उन गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट कर दो, बहिष्कार कर दो जो विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं। और साथ के साथ में जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स मतलब जो विदेशों से हमारे देश में आ रहे हैं, मंगा रहे हैं, उनका भी आप क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। विदेशी आइटम्स का यूज करना क्या करो, बंद करो। इस चीज़ पर फोकस देता है स्वदेशी का कॉन्सेप्ट। तो स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से ये कह रहा है कि भाई आप वही चीज़ें यूज करो, वही सर्विसेज यूज करो, वही गुड्स यूज करो जो इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाई जा रही हैं, भारतीय कंपनीज के द्वारा बनाई जा रही हैं। विदेशी कंपनियों के सामान को यूज करना बंद करो, विदेशी
जो बाहर से इम्पोर्टेड सामान है उसका भी यूज़ करना बंद करो, इस पर पूरा फोकस है स्वदेशी का। ऐसा हम करेंगे तो उससे कई सारे फायदे हम बाद में देखेंगे। जैसे हम अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया की कंपनी जो प्रॉफिट कमाएंगे वो फ़ायदा इंडिया को ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फायदे वो हम बाद में देखेंगे। आज की डेट में आप अगर एग्जांपल देखें, कई सारे जो प्रोडक्ट जैसे टाटा, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि, ये सारे एग्जांपल हैं स्वदेशी गुड्स के, ठीक है। टाटा, आज रतन टाटा की जो कंपनी है टाटा, आप देख सकते हो टाटा के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, नमक से लेके नैनो कार और बहुत सारे सर्विसेज में भी टाटा की मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि, ये सारे स्वदेशी कंपनियों के एग्जांपल हैं जो स्वदेशी गुड्स बनाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो जो इंडियन कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, आईटीसी, एल&टी, ओएनजीसी, आईडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, ठीक है, रिलायंस, ये सारी कैसी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। यहाँ पर भी और कंपनी दिखा रखी है, बहुत सारी कंपनी है, इनको बोलते हैं जो अपने देश की कंपनी होती है उसको बोलते हैं हम इंडियन कंपनी। और इनके प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो वो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये आप देख ही सकते हो मुकेश अंबानी, ठीक है। तो बहुत बड़ा इनका रोल है क्योंकि कई सारी कंपनी है उनकी, कई सारे ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने। तो रिलायंस जियो, जिसमें अभी सबसे बड़ा जो मोबाइल का कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा एकदम रिवॉल्यूशन लाने वाला जो ग्रुप है वो कौन है, रिलायंस जियो। और आई एम श्योर जो आप इस वीडियो को भी देख रहे होंगे तो वो जनरली जियो वाली सिम यूज करेंगे। तो ये जियो कैसी कंपनी है भैया, स्वदेशी कंपनी है। और स्वदेशी कंपनी आप यूज करोगे तो उसकी एक अपनी अलग ही फीलिंग है। तो हम भी यही चाहेंगे, आप भी यही चाहेंगे कि हमारी स्वदेशी कंपनी ग्रो करें। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करें ताकि हमारी कंपनी ग्रो करें, हमारे देश की कंपनी ग्रो करे। हमारे देश की कंपनी ग्रो करेंगी तो हमें गर्व होगा और हमारे देश में ही क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। फ़ायदे क्या क्या होंगे वो हम एक बार बाद में देखेंगे, अभी और स्वदेशी पे फोकस करते हैं। बात अगर स्वदेशी की करें तो आज़ादी के समय जब हम इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी ये स्वदेशी चीज़ों का हमने ये स्वदेशी एक मूवमेंट भी चलाया था। आई एम श्योर आपको पता होगा 1905 में भी एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस समय की बातें, तब हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। और बीच बीच में जितने भी गांधी जी आए, गांधी जी ने भी मतलब फोकस किया कि भाई आप स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो। गांधी जी ने स्वदेशी को एक हथियार की तरह यूज किया और लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को बोला कि भाई आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसा चीज़ें यूज करो, स्वदेशी चीज़ें यूज करो। क्योंकि अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पर इंडियन जो कंपनी थी, इंडियन कंपनी के क्या कर दिया था, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, ज़्यादा टैक्स लगा कर। और कई सारी उन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी। और उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे मार्केट में विदेशी चीज़ों को लाके पटक दिया। जैसे जब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्केट में पूरे में दबदबा हुआ करता था। इंडियन कंपनीज को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था उन्होंने। इंडियन कंपनीज बंद हो गई थी, कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रही थी, सस्ते में ये प्रोडक्ट बोलते यहाँ पे आके बेचते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने उस समय क्या कहा था कि भाई आप इंडियन कंपनीज का सामान खरीदो ताकि इंडियन कंपनीज ग्रो करें और इनको टक्कर दे सकें। मगर अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से ऐसा ज़्यादा मुमकिन ना हो सका, ठीक है। तो स्वदेशी जो कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी का जो टर्म है या स्वदेशी जो चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि अभी हम बात कर रहे हैं, ये स्वदेशी बहुत दिनों पहले से अंग्रेजों के टाइम से ही है, ठीक है। तो अंग्रेजों के टाइम पर भी महात्मा गांधी जी ने इसको हथियार की तरह यूज किया। और आपको पता है महात्मा गांधी जी खुद मतलब देसी खादी कपड़ा पहनते थे और सूत काटते हुए दिखाई देते हैं उनको, एक चरखा चलाते हुए, ठीक है। और ही बिलीव दैट, गांधी जी मानते थे कि अगर हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्री कैसा रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, दूसरों पे डिपेंड रहने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, स्वदेशी जो आंदोलन चलाया गया था, हमने आंदोलन चलाया था आज़ादी के समय, उसका पर्पज़ यही था कि एक तो जो डोमेस्टिक कंट्री है उनका रिवाइवल करें। रिवाइवल मतलब उनको दोबारा से जीवित करें, पुनर्जीवित करें। जो कंपनी अंग्रेजों ने बंद करवा दी थी, अंग्रेजों की वजह से, पॉलिसी की वजह से बंद हो गई थी, उनको एक तो रिवाइव करें। और जो बिजनेस, ऑक्यूपेशंस और इंडस्ट्री बंद हो गई थी उनको रिवाइव करें। साथ ही साथ में विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट करना, ये भी स्वदेशी मूवमेंट का एक हिस्सा था, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हो महात्मा गांधी जी सूत काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मतलब तस्वीर है स्वदेशी मूवमेंट की, ठीक है, गांधी जी के टाइम की। और कई बार देखो, आपने देखा होगा कई बार जैसे हमारी चाइना के साथ मतलब टसल सी हो जाती है, थोड़ा सा मतलब लड़ाई सी हो जाती है, फिर थोड़ा सा मतलब तनातनी सी हो जाती है, तो हमारे देश में भी हमारे देश का जो मीडिया है या हमारे देश के जो लोग हैं, सोशल मीडिया के साइड से और सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप सुनते होंगे कि अब हम मतलब विदेशी सामान का क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, स्पेशली चाइना के प्रोडक्ट का क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बहिष्कार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देश में लगा नारा चीन नहीं हमारा, और भारत में प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट से डर गया चीन, ऐसे करके कुछ देख सकते हो आप, ठीक है।
तो बॉयकॉट ट्रेड विद चाइना, बैन चाइनीज प्रोडक्ट, बी इंडियन, बाय इंडियन, जय हिंद, ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब मतलब हमारी चाइना के साथ प्रॉब्लम, मतलब कुछ टसल हो जाती हैं, कोई चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉर्डर पर, तब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये यही है कि देखो, अगर हम अपनी देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आप पर डिपेंडेंट रहेंगे, और हम अगर विदेशों की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने सामान के लिए, और वो उस चीज़ का क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए स्वदेशी रहना, स्वदेशी चीज़ों को यूज करना हमारी कंट्री के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जो ये स्वदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हमने 1991 में रिफॉर्म लाए, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे, तो इसको बड़ा धक्का लगा, इसको बड़ी चोट पहुंची। स्वदेशी जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि 1991 में आपको पता है विदेशों से फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, एफडीआई जिसको हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है, विदेशों से यहाँ पे एक जस्ट इमेज दिखा रखी है कि डॉलर आ रहा है, ये डॉलर लेके आ रहे हैं, और अमेरिका से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विदेशी कंपनी लगेंगी। अब जब विदेशों से यहाँ पे इंडिया में कंपनी आएंगी, देखो अब जब विदेशों से कंपनी आती है इंडिया में, तो कई बार ये स्टार्टिंग में ये कंपनी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचती हैं, और जो कि इंडियन कंपनी है उसको मतलब उतना सस्ता नहीं बेच पाती जितना विदेशी कंपनी सस्ते में बेच रही हैं। तो धीरे धीरे पहले तो ये सस्ते में देती हैं, इंडियन कंपनीज इतना दे नहीं पाती सस्ते में, इंडियन कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, और जब इंडियन कंपनी बंद हो जाती हैं तो ये अपने दाम बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, ऐसे करके क्या है, या तो इंडियन कंपनीज को उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, अगर कंपटीशन नहीं कर पाए तो इंडियन कंपनीज को फिर बंद करना पड़ता है, बंद हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो विदेशों से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा, हालांकि एक तरह से देखी जाए तो ये पॉजिटिव भी है और इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो हमने 1991 से पहले क्या कर रखा था, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, उस पर रोक लगा रखी थी। ठीक है, मगर 1991 में जब हम मतलब लोन लिया WTO IMF से, तो सॉरी वर्ल्ड बैंक और IMF से, उन्होंने बोला कि भाई अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो। मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी और इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। आज की डेट में आप देख लो, इंडिया जब मार्केट में जाओगे तो कई सारी तुम्हें विदेशी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप शायद जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो सकता है वो भी विदेशी हो। ठीक है, तो 1991 में इसको स्वदेशी को धक्का लगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि WTO ने जो पॉलिसी बनाई थी, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है कि ट्रेड को स्मूथली कंडक्ट करना, विदेशों में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो स्मूथली कंडक्ट हो और कोई डिस्प्यूट ना हो। तो WTO ने जो रूल बनाए थे वो डेवलप्ड कंट्रीज ने सही से फॉलो नहीं किए थे। ठीक है, इसकी वजह से स्वदेशी को भी धक्का लगा। साथ के साथ में और फॉरेन जो कंपनी है, विदेशी कंपनियों ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, और ये कंपनियां अब हमारे देश से बहुत सारा डॉलर लूट के ले जा रही हैं, बहुत सारा डॉलर ले जा रही हैं। कहाँ पर? विदेशों में ले जा रही हैं। अब सोचो, ये जब इंडिया से पैसा ले जाएंगे तो कहाँ पर फ़ायदा होगा? जिस देश में ये पैसा ले जा रही है वहीं पर फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसका इस्तेमाल करना चाहिए? स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा तो बाहर नहीं जाएगा, जो स्वदेशी अगर देशी कंपनियां कुछ पैसा कमाएंगी तो वो लगेगा कहाँ? इंडिया में ही तो लगेगा। सपोज एक कंपनी के 4-5 प्लांट होते हैं, या 10-12 प्लांट हो जाते हैं, या 100 प्लांट खुल जाते हैं, 100 कंपनी खुल जाती हैं एक ही कंपनी की, तो वो 100 कंपनी कहाँ पर खुलेंगी? भारत में खुलेंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अगर इंडिया में खुलेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अगर देश का पैसा देश में ही रहता है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, मगर देश से अगर पैसा विदेश जाए तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वदेशी के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो लोकल गुड्स होती हैं, लोकल गुड्स मतलब लोकल जो सामान है जो इंडियन कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आज की डेट में देख सकते हो पतंजलि प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, हर घर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम भी बहुत ज़्यादा पतंजलि प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप भी यूज करो, क्योंकि इनकी क्वालिटी कंपेरेटिवली सही भी है और फ़ायदा भी है, अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी है और अफोर्डेबल भी है, कम कीमत भी है। ठीक है, और स्वदेशी यूज करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर स्वदेशी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो उससे हमारी GDP बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी कंट्री की, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कंपनी बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कंपनी ग्रोथ करेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो आज की डेट में आप देख लो स्टार्टिंग कैसे की थी पतंजलि ने, 1-2 प्रोडक्ट थे, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ते गए, तो आज कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। तो इनके लिए इनको क्या है, कई सारी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ रही होंगी जगह जगह पे, इंडिया के अलग अलग जगह पे। तो उन फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो फिर सीधी बात है अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी, लोग यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, और फिर पॉवर्टी कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम। तो जितनी ज़्यादा स्वदेशी कंपनी ग्रो करेंगी उतना ही ज़्यादा हमारे देश को फ़ायदा है, उतनी ज़्यादा रोजगार के अवसर हमें मिलेंगे। और विदेशों से जो इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से जो विदेशी सामान मंगाते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है चाइना बहुत ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करता है, तो वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में उन्होंने मतलब अपना दबदबा सा बना रखा है, हर मतलब कंट्री में चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब चाइना में मतलब अपने खुद की देश की कंपनियों पर ध्यान दे रहे हैं। तो सिमिलरली हमको भी अपने देश की कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, स्वदेशी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी कंपनी इंडिया के अलावा विदेशों में भी सामान भेजें। तो अगर हम विदेशों में अपने सामान को भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डॉलर आएगा, पैसा आएगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, जो कि बेनिफिशियल है कंट्री के लिए। और विदेशी कंपनी जो इंडिया से बहुत ज़्यादा सामान लेके जा रही हैं, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी कंपनियों का यूज करेंगे, तो आप देखो कई सारी विदेशी कंपनियां यहाँ से करोड़ों करोड़ों पैसे कमा के अपने देशों में ले जा रही हैं, और उस पैसे का फ़ायदा उन देशों को हो रहा है। तो इससे बढ़िया है भैया स्वदेशी यूज करो, ठीक है। और क्या होगा, अगर विदेशी कंपनी कोई इंडिया में आती है तो वो अपने हिसाब से, हमारे कंट्री के हिसाब से रिसोर्सेज को यूज नहीं करती। वो सोचते हैं कि यार अपनी कंट्री तो है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, यूज करो जैसे यूज करना है। तो वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर हो गया, या मान लो कोल हो गया, या सैंड हो गई, जितने भी यहाँ पे वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो उनको सही से यूज नहीं करेंगे। या हमारे जो इंडियन एम्प्लॉयर हैं उनको भी ढंग से यूज नहीं करेंगे। जो हमारे मतलब देशी लोग इनमें लगे हुए हैं, हमारे देश के लोग लगे हुए हैं इनकी कंपनियों में, विदेशी कंपनियों में, उनको भी सही से ट्रीट नहीं करते। तो ये भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, ठीक है। अगर हम देसी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हमारे लोगों के लिए वो ज़्यादा सूटेबल रहती है, ठीक है। क्योंकि विदेशी कंपनियों में विदेशों के हिसाब वाला कल्चर रहता है, विदेशों जैसा कल्चर रहता है। स्वदेशी कंपनियों में भारत जैसा कल्चर रहता है। तो हमारे देश के लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्वदेशी कंपनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इंपोर्ट बिल कम होगा, मतलब बाहर से जो सामान मंगा रहे हैं उसका बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉरेन करेंसी को हम सेव कर सकते हैं। डॉलर जो हमें मतलब क्रूड ऑयल खरीदने के लिए चाहिए, पेट्रोलियम खरीदने के लिए चाहिए, वो हमारे पास बचा रहेगा। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं विदेशों से, जैसे डिफेंस का सामान खरीदना पड़ता है। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी कंपनियों को प्रमोट करेंगे, तो हम ज़्यादा अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। स्वदेशी यूज करने से हमारी जो देश के प्रति जो फीलिंग है, देश के प्रति जो लव है, वो और बढ़ जाता है। नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है, राष्ट्रीयता की फीलिंग डेवलप होती है। देखो जैसे आज की डेट में हमारी जो कंपनी इसरो, उसने मतलब पूरे वर्ल्ड में पर्चा लहरा रखा है, अपना मतलब झंडा गाड़ रखा है। तो उससे भी हमें कितने गर्व होता है कि यार हाँ, हमने मतलब चंद्रयान 2 भेजा अभी रिसेंटली, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी से भेजा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से भेजा, किसी दूसरे की सहायता से नहीं भेजा। तो इसमें गर्व है। बाकी देश भी मतलब इसका मतलब अब वो लोहा मानते हैं कि वाकई में इसरो ने मतलब एक गजब काम किया है, ठीक है। तो अगर जब स्वदेशी चीज़ें और स्वदेशी कंपनी ग्रो करती है तो हमें उसमें गर्व होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, प्राउड फील होता है, ठीक है। कंट्री सेल्फ इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। अगर हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे देशों पर डिपेंड रहना बंद हो जाएगा, नहीं डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम क्या बन जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंस बन जाएंगे। और कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, और कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा टैक्स में, अगर हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया था 4 मार्क्स का कि राइट एनी 4 एडवांटेजेज ऑफ स्वदेशी। आप लिख देना कोई भी 4 एडवांटेज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है वो है स्किल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो आज जानेंगे स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है लेक्चर नंबर 9। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के 8 लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट टॉपिक है आज। तो हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है स्किल डेवलपमेंट की, स्किल्स क्या होती हैं, और स्किल डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट हैं पर्सनली और सोशली और इकोनॉमिकली, और कंट्री के लिए क्या फ़ायदे हैं स्किल डेवलपमेंट के, ठीक है। स्किल का मतलब होता है कौशल। आपको पता है, आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, कई जगह पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार बात करते रहते हैं कि हमारे इंडिया को स्किल बनाना है, इंडिया के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करनी है। और कई सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, आपको पता होगा शायद, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो जहाँ पर प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना, इसका पर्पज़ यही है कि हमारे भारत के लोगों को, जो यंग लोग हैं, जो लोग कैपेबल हैं, काम करने योग्य हैं, ठीक है, या वर्किंग एज की ग्रुप के लोग हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराना है, स्किल। अब
बार बार इसमें स्किल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्किल का मतलब क्या होता है। स्किल का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कौशल। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैं जो आपको क्या कर रहा हूँ, टीचिंग मतलब पढ़ा रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो स्किल है, मेरे पास क्या है, टीचिंग की स्किल है। अब आपको पता है हर कोई पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। अब पढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए, स्किल चाहिए, कौशल चाहिए। अब मेरे पास ये स्किल कैसे आई, मेरे पास स्किल ऐसे आई क्योंकि मुझे टाइम लगा। मैंने क्या कि पहले मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखा, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, दूसरे लोगों से सीखा। तो स्किल कैसे आती है, स्किल अपने आप नहीं आती, इसको एक्वायर करना पड़ता है, हमें प्राप्त करना पड़ता है। स्किल के लिए हमें थोड़ी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, स्किल के लिए हमें थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा हमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो कोई भी अगर स्किल हमें अपने आप में डेवलप करनी है, अपने आप में विकसित करनी है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, उसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको थोड़ा समय स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके स्किल एक्वायर होती है। तो मेरी जो टीचिंग स्किल है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक प्रकार की स्किल हो गई। अब देखो मेरा फ़ायदा क्या है इसका, अगर मेरे पास ये स्किल है तो भले ही गवर्नमेंट जॉब ना लगे मेरी, दैट्स डिफरेंट पॉइंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना खर्चा पानी निकाल सकता हूँ, मैं कहीं एजुकेशन मतलब किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकता हूँ, किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकता हूँ, अगर मेरे पास स्किल है। तो मैं क्या है, घर नहीं बैठा रहूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे ना तो मेरी फैमिली को मतलब डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी पर, ना फैमिली, और साथ के साथ में हमारे देश के लिए मैं फिर बोझ नहीं रहूँगा। अगर सीधी सीधी बात है, अगर देश में हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको क्या नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो वो एक तरह से देश के ऊपर बोझ हैं। अगर उन लोगों को मान लो कुछ ना कुछ काम करना आता, कुछ ना कुछ उनके पास स्किल्स होती, तो वो देश पर बोझ ना बन के वो देश के लिए वो बन जाते, असेट बन जाते, वेल्थ बन जाते देश की। तो ऐसी अगर किसी व्यक्ति के पास स्किल है तो वो व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है। इससे एक सबसे बड़ी जो समस्या दूर होती है वो होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी वाली समस्या दूर होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास स्किल्स हैं तो वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपना रोजगार खुद ही ढूंढ सकता है, और अपना क्या होगा, अपना रोजगार ढूंढेगा, साथ के साथ में उसको कुछ इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो फिर कई सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है, और साथ के साथ में इससे फिर देश का भी भला होता है, ठीक है। तो स्किल का मतलब हम, अब जैसे मैंने बताया मेरे पास टीचिंग स्किल है, मान लो किसी दूसरा व्यक्ति है, उसके पास जैसे यहाँ पे ये 4-5 व्यक्ति दिखा रखे हैं, यहाँ पे जैसे ये टीचिंग स्किल है, किसी के पास होती है डॉक्टरी की स्किल होती है। अब आपको पता है डॉक्टरी हर कोई नहीं कर सकता, मगर डॉक्टरी की स्किल लेने के लिए, डॉक्टरी का कौशल लेने के लिए हमें डिग्री करनी पड़ेगी, डिग्री करने के साथ साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। तो डॉक्टर भी क्या हो गई, एक अपने आप में स्किल हो गई। मान लो कोई व्यक्ति डांस सिखाता है, तो डांस सिखाता है तो ऐसे ही तो सिखा नहीं रहा, उसने भी उस डांस को पहले सीखा होगा, पहले टाइम लिया होगा, ट्रेनिंग ली होगी, एजुकेशन ली होगी, तो वो भी एक स्किल हो गई। तो ऐसे करके कई सारी स्किल्स हैं, जैसे और भी ले सकते हो, कई सारे एग्जांपल्स हैं। सिलाई करना एक स्किल हो गई, या फिर दुकानदारी चलाने एक स्किल हो गई, बिजनेस चलाने एक स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, दूसरे लोगों से बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है किसी से, तो ये एक स्किल हो गई, ठीक है। तो ऐसे लॉट ऑफ स्किल्स हैं। अगर आप किसी भी एक स्किल में परफेक्ट हो जाते हो तो वो स्किल आपको रोज़गार दिला सकती है, आपकी रोजी रोटी चला सकती है, आपको महान बना सकती है, ठीक है। तो जैसे साइंटिस्ट हो गए, तो साइंटिस्ट भी, उनके पास भी स्किल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, स्किल हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल एक अलग पार्ट है, हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, कैसे स्किल का विकास किया जाए। तो यहाँ पर एक स्किल की डेफिनेशन है, ये थोड़ा देखा, ये सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा है। और एक चीज़ मैं एक आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, मैं जब जो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में पढ़ाता हूँ आपको चीज़ें, तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ स्लाइड्स में एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, ताकि आपको मतलब जो बीच में गैप रह जाए, अगर हम टू द पॉइंट अगर सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे क्या है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालनी पड़ती हैं, सो दैट आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँ। तो जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्म में डाल रखे हैं, टू द पॉइंट डाल रखे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और अपडेटेड नोट्स मैंने, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने पहले ये कई बार बताया भी है, अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लकी एजुकेशन, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लें, और उसमें से फिर आप चैप्टर का नाम डालें, वो नोट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप अपडेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, सब कुछ वहाँ पर डला हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें मेरा नंबर भी डला हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम हो, अगर नोट्स डाउनलोड करने में कैसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेंगी, सो दैट आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, चीज़ें आसान लगें। तो स्किल मैंने अभी बताया बहुत देर तक। तो स्किल का मतलब होता है, स्किल इज़ समथिंग यू लर्न
स्किल ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सीखते हैं। समथिंग यू आर नेचुरली गुड, किसी चीज़ों में हम नेचुरली गुड होते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनकी मतलब सिंगिंग बहुत अच्छी होती है। अब हर कोई सिंगिंग नहीं कर सकता, कुछ नेचुरली अच्छे होते हैं, उनकी आवाज़ ही बहुत प्यारी होती है। तो कुछ स्किल्स कैसी होती हैं, नेचुरल स्किल होती हैं, और कुछ स्किल्स कैसी होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं, जिनको हम खुद प्राप्त करते हैं, जिनको हम सीखते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दे रखा है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, होम स्किल्स हो गई, मैनेजिंग स्किल हो गई, लर्निंग थिंग्स, सही कई सारी चीज़ें क्या हो गई, स्किल्स हो गई। ठीक है, अब जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल है। मार्केट में जाओ, हर व्यक्ति के पास आपको अलग अलग स्किल मिलेगी। गौर से आप एक बार देखना, कोई घड़ी बना रहा है, कोई जूते को मतलब गठ रहा है, या कोई या फिर कोई सब्जी बेच रहा है, ये भी स्किल है, वो भी आपको सब्जी बेच के दे रहे हैं कैसे भी करके। या फिर कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी की शॉप है जहाँ पर मशीन्स ठीक की जा रही हैं, कूलर फैन ये सारी चीज़ें ठीक की जा रही हैं। कंप्यूटर की दुकान है, कंप्यूटर की स्किल्स चाहिए उसके लिए। मोबाइल की दुकान है, वहाँ पर मोबाइल बनाना आना चाहिए। तो हर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्किल। अब सीधी सीधी बात है, जब आपके पास स्किल होगी तो आप उससे संबंधित कोई काम करोगे। काम करोगे तो क्या होगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। और इससे एक दूसरी समस्या और ख़त्म हो जाएगी, गरीबी की समस्या। ध्यान रखना, 3 चीज़ इकोनॉमिक्स में हमेशा काम आएंगी। हमारे देश के सामने 3 बड़ी समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिनको हम 3 शब्द से याद रख सकते हैं। यूपीआई, यू का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, पी का मतलब है पॉवर्टी, और आई का मतलब है इन्फ्लेशन। हालांकि एक चैप्टर में हम तीनों चीज़ों को डील करेंगे, चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी। तो 3 समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। अब देखो, अगर आपके पास स्किल है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व, और जब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप कुछ कमाने लग जाओगे, तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए सरकार काम करती है, और सरकार में भी दोनों मिलकर काम करते हैं। एक तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्किल्स, तो स्किल क्या है, एक एबिलिटी है जिससे ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, ट्रेनिंग से प्राप्त होती है, नॉलेज से प्राप्त होगी। स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल एक्वायर करनी है तो कंपटीशन बढ़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो स्किल जो है हमारी कई सारी चीज़ों से डेवलप होती है। स्किल एक ही साथ में डेवलप नहीं होती, थोड़ा समय लगता है स्किल में। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है एक अलग से, ध्यान रखना, हमारी गवर्नमेंट में एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है जिसको मंत्रालय बोलते हैं, और मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मिनिस्ट्री स्पेशली डील करती है स्किल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में। अब हमारे देश में, अब आपको पता है, बहुत सारे लोग अब बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, और साथ के साथ में हमारा देश वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट मतलब यंग लोगों की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। आप सोचो, इन यंग लोगों को अगर स्किल ना दी गई तो हाँ, ये क्या वेस्ट चला जाएगा सब कुछ। और इतने सारों को अगर हमने स्किल दे दी तो सोचो कितने सारे लोग मिनिस्ट्री में आ जाएंगे, कितने सारे लोग जॉब करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, देश की इनकम बढ़ेगी, देश की और लोगों की इनकम बढ़ेगी, साथ के साथ में प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो और इंडस्ट्री लगेंगी तो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अगर लोगों को हम स्किल प्रोवाइड करा देते हैं, लोगों को कुछ काम करना सिखा देते हैं, किसी को मशीन बनाना सिखा देते हैं, किसी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स सिखा देते हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर कई सारी चीज़ों को सिखाया भी जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी 2-3 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, और इकोनॉमी हमारी चलने लग जाएगी, ग्रोथ करने लग जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसमें यही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं जो वर्किंग एज के लोग हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में एक अलग से मिनिस्ट्री भी बना रखी है, मंत्रालय भी बना रखा है, जिसका मिनिस्टर भी होता है अलग से, जो इसको डील करता है। जैसे बाकी मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ऐसे करके जो मिनिस्ट्री होती है, साथ के साथ में हमारी एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब हम थोड़ा चैप्टर को देखते हैं, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट मीन्स टू ऐड समथिंग मोर टू द एबिलिटी दैट वी हैव और टू मूव इट ए स्टेप अहेड। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो एबिलिटी है, हमारे पास जो क्षमता है, उसमें कुछ ऐड कर देना, उसमें कुछ बढ़ा देना, और अपने उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देना। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पास, चलो मैंने बीटेक कर रखी है सपोज, तो बीटेक है मेरे पास, थोड़ा मैं मतलब इंजीनियर भी बन सकता हूँ। साथ के साथ में अगर मुझे टीचिंग, मैंने अब क्या किया, टीचिंग कराना भी सीख लिया, तो मुझे 2 फायदे हो गए। एक तो मैं मतलब इंजीनियरिंग की जॉब भी कर सकता हूँ, और अगर मान लो टीचिंग की मेरे पास कैपेबिलिटी है, टीचिंग करना सीख लिया, तो मैं टीचिंग भी करा सकता हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास जो है उसमें कुछ ऐड करना, वही क्या कहलाता है, स्किल कहलाता है, स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के पास मान लो एजुकेशन है,
मगर उनके पास स्किल नहीं है। एजुकेशन है तो उनको ट्रेनिंग दे दो, कोई ना कोई काम करना सिखा दो तो उनको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो स्किल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन वेल्थ में कन्वर्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर व्यक्ति के पास, अब मान लो ह्यूमन भी किस में आते हैं, रिसोर्स में आते हैं। ये मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन किस में आते हैं, रिसोर्स में आते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति कर दे उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो ह्यूमन कई सारी चीज़ों में काम आते हैं। अगर ह्यूमन्स को हम क्या दे देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दें, स्किल प्रोवाइड करा दें, तो यही ह्यूमन रिसोर्स किस में बदल जाएंगे, ह्यूमन वेल्थ में बदल जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम मतलब लोगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्किल प्रोवाइड करा देते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट कर देते हैं उनका, तो यही लोग हमारे लिए क्या बन जाएंगे, असेट बन जाएंगे, देश के लिए क्या बन जाएंगे, संपत्ति बन जाएंगे, ठीक है। तो जब लेबर को, व्हेन लेबर इज प्रोवाइडेड कैपेबिलिटी स्किल थ्रू द एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसको कट कर देना, ये सही नहीं है, ठीक है। तो when labor is provided capability and skill through education and ट्रेनिंग इट बिकम्स ह्यूमन वेल्थ। जब हम लेबर मतलब किसी व्यक्ति को, ऐसा समझ लो किसी व्यक्ति को अगर उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएं, कुछ काम करने की क्षमता प्रोवाइड कराएं, कुछ स्किल प्रोवाइड कराएं, कैसे, एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू, तो यही लेबर, यही व्यक्ति क्या बन जाते हैं हमारे लिए, ह्यूमन वेल्थ बन जाते हैं। तो ह्यूमन वेल्थ की भी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। ह्यूमन वेल्थ क्या होता है, ह्यूमन वेल्थ रेफर्स टू स्किल्ड, कैपेबल, नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन वेल्थ मतलब ये है कि ऐसे लोग, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल्ड है, जिनको कुछ काम आता है, कौशल आता है, कैपेबल हैं, कुछ कर सकते हैं, नॉलेजेबल हैं, जिनको कुछ नॉलेज है, और एक्सपीरियंस है, जिनको कुछ एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन वेल्थ में डेवलप करना है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें नॉलेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हमें उनको सिखाना पड़ेगा। कई बार अगर हमें खुद ही अगर अपनी स्किल्स बढ़ानी है तो उसके लिए भी हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट। तो अब आज़ादी के बाद, मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जिसको किस लिए बनाया गया था कि ताकि जो हमारा यूथ है, हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे जो काम करने वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको अगर हमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोवाइड कराना है, स्किल प्रोवाइड करानी है, उनका स्किल में डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए ताकि वो उनको टेक केयर कर सके, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या हैं, स्किल डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, स्किल बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ मैन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और मैन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश की क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। हमारी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिसका काम क्या है, लोगों को स्किल प्रोवाइड कराना, और कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, ये अलग अलग स्कीम्स चला के, अलग अलग मिशन चला के ये काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक मिशन चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसको कौन डील कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम इसके अंदर चलाए जा रहे हैं। अगला है, हमारे भारत देश में लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब है जो काम कर सकते हैं, जो देश की मतलब प्रोडक्टिविटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वर्किंग एज ग्रुप में कौन से लोग आते हैं, 15 साल से मतलब नीचे नहीं होनी चाहिए और 64 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 15 से 64 ईयर के जो लोग हैं वो किस में आते हैं, वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। मतलब इन लोगों को हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, और यही लोग मतलब क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब देखो 65 पे तो हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और 14 पर हम चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो चाइल्ड लेबर भी बने और सीनियर सिटीजन से काम करवाना भी ठीक नहीं है। तो ये लोग हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की आबादी हमारे यहाँ पर, ऐसे लोगों की पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 65%, जो कि मतलब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कंट्री इंडिया। इसलिए इन लोगों का अगर हमें फ़ायदा उठाना है आज की डेट में, तो इनके लिए क्या प्रोवाइड करानी पड़ेंगे, स्किल्स, और इनको स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे तो इनका लाभ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमने बता दी। अब गवर्नमेंट ने एक मिशन भी चलाया था स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, एक मिशन चलाया था जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। कब चलाया था ये मिशन, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015 में। और इस मिशन के हेड, कौन से मिशन के, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के हेड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसके हेड हैं, ध्यान रखना, ठीक है।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू अचीव द टारगेट ऑफ स्किल्ड इंडिया बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑफ वेरियस स्किल्स। जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मुख्य पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसा भारत तैयार करना जो स्किल्ड हो, ऐसा भारत तैयार करना है जिसके पास कुछ नॉलेज हो, ऐसा भारत तैयार करना है जिसके पास कुछ ना कुछ काम करने की तरीके आते हों, ताकि वो बेरोजगार ना रहें, ताकि वो गरीब ना रहें। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारी गरीबी कम होगी, हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये भी चलाई जा रही है स्कीम, मैंने बता दी है। अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिलियंस ऑफ पीपल हैव बेनिफिट्स इन इंडिया। हमारे मतलब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके तहत मिलियंस मतलब लाखों लोगों को क्या मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन सी होती है? ऐसी पॉपुलेशन जो 15 से 64 ईयर के बीच में आते हैं उनको हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। ध्यान रखना, और इनको हम क्या दे सकते हैं? जॉब दे सकते हैं। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट या एडवांटेजेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं? अगर हम किसी व्यक्ति के कौशल में विकास करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या जिस व्यक्ति को हम स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो जहाँ काम कर रहा है अपने लिए या दूसरे के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में देश की भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उत्पादन जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ में स्किल प्रोवाइड करने से कई लोगों को, अगर हम सरकार स्किल प्रोवाइड करती है तो लाखों करोड़ों लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो लोग स्किल एक्वायर करने के बाद, एक्वायर मतलब प्राप्त करने के बाद उनको क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। जब लाखों करोड़ों लोग कमाने लगेंगे तो नेशनल की इनकम भी क्या हो जाएगी? नेशन की इनकम भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। गरीबी खत्म हो जाएगी, खत्म तो पूरी तरह नहीं होगी मगर कम हो जाएगी। ठीक है, लोगों की लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। पहले लोग मान लो हल्की लाइफ स्टाइल जी रहे थे, हल्के में काम चला रहे थे, अब उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। लाइफ स्टाइल इन द सेंस, मान लो पहले वो सपोज नॉर्मल घर में रह रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, अगर उनके पास पैसा आने लगेगा तो बाइक चलाएंगे, कार खरीदेंगे, और जब बाइक और कार की डिमांड बढ़ेगी तो बाइक और कार की कंपनियां खुलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, बाइक और कार की और ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी तो फिर और ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो हमने स्किल, अगर कई लोगों को स्किल प्रोवाइड करा दिया तो उसका इम्पैक्ट चेन रिएक्शन की तरह होता है। एक यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, उसका दूसरे एंड पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे लाखों करोड़ों को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा तो उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो फिर कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो हो सकता है वो नई कंपनियाँ और डालनी पड़ जाएँ, उनको अपने कंपनियों की ब्रांच बढ़ानी पड़ जाएँ, नई कंपनी भी खुलेंगी, और जब नई कंपनी खुलेंगी तो फिर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो स्किल डेवलपमेंट से क्या है? इकोनॉमी की एक ग्रोथ का जो पहिया है वो चालू हो जाता है। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ जाएगी, और जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल इंक्रीज हो जाएगी, हेल्थ के स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे, एजुकेशन के स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों में क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।